सब लोग एक बार कंफर्म कर दो, सबको विजिबल है क्या स्क्रीन? हाँ। विष्णु, विष्णु विजिबल है स्क्रीन? दीपक, जया, आप लोगों को विजिबल हाँ है क्या? हाँ हाँ। ठीक। तो देखो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो आज टॉपिक करने वाले हैं ना, ये आपको हर डोमेन में हेल्प करेगा। बाकी सब लोग म्यूट कर लो। हर डोमेन में आपको हेल्प करेगा। इसमें क्या है कि जीरो से लेके फाइनल एंड होने तक कोई प्रोजेक्ट कैसे चलता है, कैसे क्या क्या टेक्निकल टर्म्स होती हैं, ऑफिशियल जो लोग होते हैं वो कैसे हैंडल करते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स को। किसी भी स्केल का प्रोजेक्ट हो, किसी भी सेक्टर का प्रोजेक्ट हो, आईटी हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे ऑपरेशन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो, है ना, ये हर तरह के प्रोजेक्ट पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी होता है जो कि पीएमआई इंस्टीट्यूट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, अमेरिका का है, ये यूएस का, वहां से वो प्रोवाइड कराते हैं सर्टिफिकेशन। ठीक है। तो ये तो जो है ये कोर्स ओपन करने वाले हैं, ये बेसिक कोर्स है। बेसिकली सर्टिफिकेशन के लिए कुछ 30,000 रुपीज का कुछ एग्जाम होता है उसके लिए, और असेसमेंट्स भी करने पड़ते हैं कुछ 2 से 3 महीने तक कोई प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना होता है एज अ असेसमेंट, तब जाके वो सर्टिफिकेशन मिलता है। ठीक है। लेकिन इसमें हम बेसिक चीजें देख लेंगे जो हमें एज ऑफ नाउ और आने वाले अपकमिंग कोई सा भी जॉब हो जिसमें इंजीनियरिंग जो अभी जो प्रोफाइल उससे रिलेटेड कोई सी भी प्रोफाइल हो, कोई सी भी कंपनी हो, जहाँ पे भी आप जाएंगे हर जगह काम आए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या चीजें हम सीखने वाले हैं। डिफाइन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप। ठीक है। आई थिंक कि ये ऑब्जेक्टिव और स्कोप की बेसिक डेफिनेशन सभी को पता होगी, है ना। ऑब्जेक्टिव्स मतलब क्या होते हैं, आउटकम्स जो आने वाले हैं। ठीक है। स्कोप क्या है, कितना लिमिट है उस आउटकम का, कितने एरिया तक हमें काम करना है। उसके बाद है डेवलपर रियलिस्टिक प्रोजेक्ट शेड्यूल एंड बजट। हमें शेड्यूल बनाने होते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट माइलस्टोन के लिए कितना टाइम रखना है हमें, वो सब चीजें डिसाइड करनी होती है। और हर एक्टिविटी के लिए क्या बजट रखने वाले हैं वो भी डिसाइड करना होता है। उसके बाद है बिल्ड एन इफेक्टिव प्रोजेक्ट टीम। अब एज अ प्रोजेक्ट में ये जो कोर्स है, पहली बात तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है प्रोजेक्ट टीम को सेलेक्ट करना, उसको इफेक्टिव बनाना फॉर द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट्स। उसके बाद है असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क। इसमें हम रिस्क एनालिसिस करना भी सीखेंगे कि हमें शुरुआत में कैसे पता होना चाहिए कि क्या क्या रिस्क आ सकती है प्रोजेक्ट में, और उनका मतलब मैनेजमेंट भी हमें करना होता है। डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिनको कंसिडर करना होता है। फिर है प्रोजेक्ट्स को ट्रैक पे कैसे रखा जाए, मॉनिटरिंग कैसे की जाए प्रोजेक्ट्स की, वो हम सीखने वाले हैं। कम्युनिकेशन जो है अपना स्टेक होल्डर्स के साथ में, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर क्या होता है, प्रोजेक्ट लीडर क्या होता है, उसकी क्या क्वालिटीज है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे, और उनको कैसे रेगुलरली कम्युनिकेशन करना है उनके साथ में वो देखेंगे। उसके बाद है इवेलुएट प्रोजेक्ट रिजल्ट्स एंड लेसन्स लर्न। जो प्रोजेक्ट हमने लगा दिया और उसमें जो लेसन्स हमने सीखे उस प्रोजेक्ट को लगाते टाइम, तो वो बाकी प्रोजेक्ट्स में भी एप्लीकेबल होते हैं। तो लेसन्स लर्न की एक रिपोर्ट बनाना भी जरूरी होता है। ये चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो इसमें देखो, जो मॉड्यूल्स हैं, ये मॉड्यूल्स हैं जो ग्रीन और येलो में इधर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जो शुरू के 4 मॉड्यूल है वो अभी हम कर लेंगे, और लास्ट के 4 मॉड्यूल जो है हम बाद में किसी सेशन में कर लेंगे। असेसमेंट हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये मतलब इसके बाद में फिर ये है, और फिर सर्टिफिकेट इसका मिलता है, इसको करने की जरूरत नहीं है हमें। जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो इन्हीं में मिल जाएगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला जो है उससे।
स्क्रीन आ गई ना सबके? आवाज आ रही है ना मेरी बराबर सभी को? हाँ भाई, आ रही है, आ रही है। हम्म। अब देखो, अंडरस्टैंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें पहली बात है कि जो प्रोजेक्ट है वो, पहली चीज तो प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो अगर रोमन लैंग्वेज में बोलूं तो एक कॉमन, रोशन आए हैं, रोमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जो कि डिफाइन होता है सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। वो जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल काम करेगा। ठीक है, तो ये पूरी जो एक्टिविटीज हैं और आउटकम ऑफ द गोल है, वो प्रोजेक्ट कहलाता है। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन ये लिख रही है: a set of interrelated activities usually involving a group of people who are working together towards a common goal over a period of time। अब तुम देखोगे कि इसमें कहीं भी कॉस्ट की बात नहीं हुई, कोई भी स्कोप वगैरह इन्होंने नहीं बोला। इन्होंने प्रोजेक्ट की एक जनरल डेफिनेशन बताई है कि एक तो टाइम होता है प्रोजेक्ट का एक सर्टेन। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अनसर्टेन टाइम तक चलते रहते हैं, जैसे कि मार्स पर पहुंचना है हमें, ये एक प्रोजेक्ट है, तो ये इसका कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है एज ऑफ नाउ। हम कंटिन्यूअसली उसमें प्रोग्रेस करेंगे और वहां पे जाएंगे। तो टाइम हो गया प्रोजेक्ट के अंदर। इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज है, काफी सारी एक्टिविटीज होती हैं, सिंपल प्रोजेक्ट्स में भी काफी एक्टिविटीज होती है, कॉम्प्लेक्स में तो इंटर रिलेटेड होंगी। उसके बाद है ग्रुप ऑफ पीपल। ये प्रोजेक्ट की एक खास बात है, यूजुअली होता है एक एक सिंगल बंदा भी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि मान लो मेरे को तुम लोगों को ट्रेनिंग देनी है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, ट्रेनिंग मॉड्यूल मेरे को पूरे बना के तुम्हें डिलीवर करना है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। तो मैं सिंगल पर्सन भी इसमें काम कर रहा हूँ, लेकिन यूजुअली ग्रुप ऑफ पीपल होता है हु आर वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। एक गोल होना जरूरी है प्रोजेक्ट के अंदर, आपको पता होने चाहिए कि क्या आउटकम्स आने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के। ठीक है, उसके बाद में है, अब एग्जाम्पल वगैरह, ये काफी लंबा कोर्स है गाइस। ड्यूरेशन तो वैसे इसकी एक मॉड्यूल की 25 मिनट्स ही है, लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस होना जरूरी है पहले। तो मैं आपको वही पॉइंट बताऊंगा जो आपके काम के हैं, और बाकी पॉइंट्स को हम ना स्किप करते जाएंगे। तो इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट बिजनेस यूनिट इन योर कंपनी। अब देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देता हूँ मेरी कंपनी के बारे में, मेरा क्या प्रोजेक्ट था, थोड़ा सा मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये देखो गाइस, ये तुम्हें दिख रहा होगा आई थिंक स्क्रीन पे ना, ये प्लांट है ना, एक स्टील प्लांट दिखाई दे रहा है, ब्राउन ब्राउन सा एरिया सभी को। और यहाँ पे ये छोटा सा और है, जेट्टी बोलते हैं इसको, यहाँ पे शिप्स आते हैं। ठीक है, तो ये मेरी कंपनी थी। ठीक है, अब इसमें तुम्हें जितना भी ये येलो, मतलब जो व्हाइट वाला एरिया दिख रहा है ना, ये व्हाइट वाला, ये गूगल इमेज एक्चुअली 3 साल पुरानी है। पहले से हमारी कंपनी इतनी थी। ठीक है, फिर प्रोजेक्ट के बाद में इस एरिया में और उसका डेवलपमेंट हुआ है, तो ये पूरा फेज 2 था जो व्हाइट वाला है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो चेयरमैन था, सज्जन जिंदल जी जो है, वो चेयरमैन थे हमारे, तो उनके अंडर में एक पूरा एमडी का टीम था, जो फाइनेंस देखता था, प्रोजेक्ट देखता था, मेंटेनेंस देखता था, ऑपरेशन हेड थे। अब उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट लीडर्स बनाए। ठीक है, तो ये तुम्हें दिख रहा है कोको 1 प्लांट। ठीक है, मतलब ये जो व्हाइट एरिया है ना, इसमें भी बहुत सारे प्लांट्स है छोटे छोटे। कोको 1 हो गया, जहाँ पे कोयले को प्रोसेस करके कोल से कोक में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद है ब्लास्ट फर्नेस था, यहाँ पे जहाँ पे लोहे को पिघलाया जाएगा, आयरन ओर को पिघला के उससे लोहा बनाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे शीट बनाने वाला प्लांट था।
फिर यहाँ पे सरिया निकालने वाला प्लांट था, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स थे। ठीक है, अब इन प्लांट में एक हेड होगा हर प्लांट का, उसको प्रोजेक्ट लीडर बोलते हैं। ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी है कि इतना एरिया ऑफ लैंड उसको दे रखा है, वो इस लैंड का प्रोजेक्ट हेड है। अब इसके अंदर जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका प्रोक्योरमेंट है, मशीनरी लगनी है, फाइनल आउटकम है, वो सब उसके अंडर है, वो देखेगा। तो यहाँ पे जो इस डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट लीडर है, वो रिपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर्स को। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स कौन होते हैं? एमडी वाले लोग। ठीक है, जो मैनेजमेंट डायरेक्टिव बोर्ड्स में होते हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। ठीक है, मेरा प्रोजेक्ट जो था वो ये था, या ये जो सेपरेट लैंड दिख रही है ना, यहाँ से एक हाईवे निकल रहा है, ये थोड़ा सा मतलब आउटसाइड था प्लांट से। ये पूरे एरिया में मेरे को इलेक्ट्रिकल एंड कमीशनिंग का काम दिया गया था, सेम था जो यहाँ पे करते हैं वही यहाँ करते हैं, बस ये थोड़ा सा दूर है प्लांट से। ठीक है, तो इसमें केवल मैं पूरा ऑपरेशन मैनेज करता था, तो मैं इस एरिया का प्रोजेक्ट लीडर बन गया था। ठीक है, ये डिफरेंस था। तो अब मैं लीडर, एज अ लीडर, यहाँ पे प्लांट के अंदर में भी और भी लोग होते थे, मैनेजर्स होते थे मेरा, उनको रिपोर्ट करता था। तो एक प्रोजेक्ट लीडर हमेशा अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। फिर यहाँ का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रोजेक्ट लीडर है दूसरों के लिए, तो वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को ऐसे रिपोर्टिंग करते 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 पूरे एमडी तक रिपोर्ट जाती थी। ठीक है, अब मेरे को लग रहा है थोड़ा सा तुम्हें ओवरव्यू मिला होगा इस चीज का कि कैसे काम होता है कंपनीज में। ठीक है, अब वापस अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन तो तुम्हें पता चल गई थी। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड, ये एक टर्म दे रखी है। इस टर्म का मतलब क्या होता है कि ये जो प्लानिंग शेड्यूलिंग करके सारे लोगों का कोलैबोरेटिव एफर्ट, तुम जो कोऑर्डिनेट करके जो एफर्ट निकालोगे टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये चार चीजें होती हैं: प्लानिंग, स्केड्यूलिंग, कोऑर्डिनेशन और मतलब आउटकम। ठीक है, ये चार चीजें तुम्हें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ध्यान रखनी है। ये एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बेसिक डेफिनेशन होती है। समझ आ रहा है ना सबको? माइंड मैप बनाते जाना अपने कॉपी में, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी, ये कॉपीराइट कंटेंट है। ये हार्वर्ड मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स है। ठीक है, हार्वर्ड का ये मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, ये अवेलेबल है नहीं कहीं पे। इसके लिए पैसे लगते हैं, लेकिन ये कंपनी का ये कोलैबोरेशन है, तो इसका एक्सेस है अपने को भी। अब देखो, तुम्हें ये वीडियो की अगर आवाज वगैरह कटे ना, तो तुम बता देना बीच में हैंड रेज करके, कि ये लोग ना, इसमें वो नहीं है ऑप्शन स्पीड कम करने का। ये जिस पेस में बोलेंगे वो अगर तुम्हें कैच हो रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसका कंटेंट जो है वो तुम्हें बोल के बता दूंगा। ठीक है, इसमें जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट टीम लीडर्स हैं, जो हार्वर्ड वगैरह के बी स्कूल्स में अपना पार्ट टाइम पढ़ाते हैं, वहां पे जाके उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि एक प्रोजेक्ट में किस तरह से चीजें होती हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं इसके अंदर। तो तुम एक काम करना, तुम इसको ध्यान से सुनो, अगर आवाज नहीं आ रही तो बता देना, फिर मैं बोल के बता दूंगा कि क्या डिस्कस किया है उन्होंने। ये नीचे वाला ट्रांसक्रिप्ट वाला ऑप्शन पे हाँ, वहां पे आ वही रहा है ना करेंगे फिर सब। अपन। इसमें सब टाइटल भी चलेंगे साथ के साथ, लेकिन ये क्या है, इनकी पेस ज्यादा तेज है बोलने की, तो फिर इसमें से चलो पढ़ के कोई मैं बात नहीं बताऊंगा। बेटर है अगर वीडियो ही चल जाए तो बस बढ़िया रहेगा। One of the hardest jobs any executive has is effectively managing project teams. I've managed a variety of project teams at State Street Corporation for 30 years. I know that when everyone first sits down around a conference table, they rarely have the same agendas, goals, or motivations. But when failure is not an option, there are some steps you can take to get everyone on the same page and help your team meet its objectives. Several years ago, I led a team that had to convert the internal systems of an acquired company to those at State Street. I was paired with a manager from the other company who wasn't happy about the acquisition or me. First, I had to gain his trust. If you have a team member who objects to the project goal, acknowledge the difficulty of his position, empathize with him, and let him know that you don't have all the answers. Ask for his help. This approach will make you more vulnerable as a team leader, but you'll build the trust you need to create a more cohesive working group. You also need to make enough time in project meetings to listen to the opinions of everyone on your team.
Let them offer input, then repeat it back so they know they've been heard. When you make a decision, explain why specific. क्या हुआ दीपक? दीपक ने हैंड रेज किया था। दीपक आवाज आ रही है आपको? बाकी लोगों को क्लियर चल रहा है ना वीडियो? सही आ रही है भाई, बढ़िया मस्त चले दो। Inputs were or weren't used. It's time consuming, but when everyone feels they've made a contribution to the project, you'll have a more engaged group. The hardest part of working on a team is removing ego from the process. Everyone has turf to defend, and that can often conflict with project goals. As team manager, you need to lead by example. By showing that you're putting the project ahead of your personal or professional turf, you're modeling the behavior you want from your team. More than likely, they'll follow your lead. It's not easy to manage a project team, but if you create trust, actively listen, explain your decisions, and model the right behavior, you'll be well on your way. ठीक है, तो आई थिंक सभी को वीडियो समझ आया होगा। उसने बताया कि कैसे एक प्रोजेक्ट टीम को मैनेज किया जाता है रियल लाइफ में। मतलब ये जो पढ़ रहे हैं तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, डेफिनेशन है, लेकिन ये जो बीच बीच में वीडियो आएंगी ना, ये रियल एक्सपीरियंसेस हैं इनके। तो उसने बताया सबसे पहले आपको अपनी टीम में ट्रस्ट बिल्ड करना होगा। उसके बाद में आपको उनको एक्टिवली लिसन भी करना होगा, उनको सुनना होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। उसके बाद है अपने जो डिसीजन आप ले रहे हो एज अ प्रोजेक्ट लीडर, आपको एक्सप्लेन करना होगा टीम को कि ये डिसीजन हमने क्यों लिया है, इसके क्या आउटकम्स निकलेंगे और ये क्यों सही है जो हमने डिस्कस किया उसमें। उसके बाद में आपको अपना जो बिहेवियर है उसको मॉडल की तरह बनाना होगा। आगे चल के हम प्रोजेक्ट लीडर की जो क्वालिटीज पढ़ेंगे ना, उसमें मॉडल करना होता है आपको अपने आप को, ताकि लोग आपको सुने, आपको आइडियलाइज करें, आपको फॉलो करें। ठीक है, ये 4 चीजें हैं जो प्रोजेक्ट टीम को इफेक्टिव बनाती है, मैनेज करने में हेल्प करती है। उसके बाद में इसने 4 फेज का प्रोसेस बताया है। ठीक है, कि प्रोजेक्ट के 4 फेज कौन से होते हैं, आई थिंक आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। पहला है प्लानिंग फेज। सबसे पहले आपको प्लान करना होता है प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ये जीटीज में भी आपकी हेल्प करेगा अगर जीटी से रिलेटेड कुछ टास्क करते हैं तो। डिटरमाइन द रियल प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई योर स्टेकहोल्डर्स। स्टेकहोल्डर्स मींस हु इज एट द स्टेक ड्यू टू योर प्रोजेक्ट। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन इसका यही है, आगे और इलेबरेट होगा। और डिफाइन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। ये 3 चीजें आपको करनी है। सबसे पहले क्या कि प्रॉब्लम जो जीटी दिया है आपको उसको समझना है। ठीक है, डिफाइन करना है प्रॉब्लम को। उसके बाद है कि आपके जो प्रोजेक्ट अभी आपने जो प्रॉब्लम समझा है उससे कौन कौन इफेक्ट होने वाला है, उसमें कौन कौन इंक्लूडेड है, उसको समझना जरूरी है। और फिर तीसरी चीज आती है कि आपको उससे अब अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना है कि ये प्रॉब्लम है, इतने लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, अब हमें ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने हैं कि हम क्या मतलब एट द एंड हमें क्या हासिल करना है। ठीक है, उसके बाद है बिल्डअप फेज। प्लानिंग हो गया आपका, अब आपको बिल्डअप करना है कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बिल्डअप के अंदर आपको सबसे पहले एक चाहिए टीम। ठीक है, तो आपको टीम बनानी है अपनी और पूरा का पूरा प्लान बनाना है। अभी आपने जो प्लानिंग किया, ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए प्लानिंग फेज में, अब आपको बिल्डअप फेज में उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पूरा का पूरा प्लान डेवलप करना है अपना। तो बिल्डअप फेज में 2 चीजें हैं, प्रोजेक्ट टीम डेवलपमेंट है और प्लान डेवलपमेंट है। तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर मॉनिटर करोगे आप जो भी आपने प्लान बनाया था, डेवलप किया था, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं ग्राउंड पे, और उसको कंट्रोल भी करोगे। अगर कॉस्ट ओवररन जा रहा है या फिर टाइम ओवररन जा रहा है या फिर रिसोर्स ओवररन हो जा रहे हैं तो फिर आपको उसको कंट्रोल करना है और रिपोर्ट भी करते रहना है उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को। किसको रिपोर्ट करेंगे? स्टेक होल्डर्स को और अपनी प्रोजेक्ट टीम को। ठीक है, और लास्ट स्टेज होती है किसी भी प्रोजेक्ट की फेज आउट स्टेज। फेज आउट में जब प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट होने वाला होता है तो ऐसे ही उसको छोड़ नहीं देते हैं कि भाई कंप्लीट हो गया छोड़ो, आपको उसको क्लोजर की तरफ लाना पड़ेगा। कुछ स्टेप्स होते हैं क्लोजिंग के और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अब इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। ठीक है,
क्या ये प्रोजेक्ट किसी बड़े प्रोजेक्ट का एक छोटा सा पार्ट था तो हमें और प्रोजेक्ट्स लगाने हैं इससे, या फिर ये एक सिंगल प्रोजेक्ट था जो कि खत्म हो गया, अब हमें दूसरी चीजें करनी। ठीक है, तो सब तो स्टेक समझ। होल्डर के अंदर कौन कौन होते हैं? स्टेक होल्डर की डेफिनेशन आगे पूरी आएगी, अभी के लिए इतना समझो कि स्टेक पे जो भी है आपके प्रोजेक्ट से, चाहे वो कोई गांव वाले की जमीन अगर आपने ली है तो वो है ना, चाहे आप हो जो अपना पूरा 12-12 घंटे काम कर रहे हो वहां पे, चाहे आपका एमडी है ना, चाहे आपके शेयर होल्डर्स हैं, एवरीबडी हु इज एट स्टेक ड्यू टू द प्रोजेक्ट इज स्टेक होल्डर। ठीक है, तो इसमें एसेंशियल एक्टिविटीज और समझाइए बाद में। सबसे पहले वही है कि आपको अपना प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम डिफाइन करनी है, अपने स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है, अपना जो ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोजेक्ट्स के उसको डिफाइन करना है, फिर उसके बाद में आपको अपनी टीम बनानी है, आपको अपना प्लान बनाना है, उसके बाद में जो ग्राउंड पे अवेलेबल है चीजें उसको मॉनिटर एंड कंट्रोल करना है आपको, साथ के साथ आपको रिपोर्ट भी बनाते जाना है और अपने स्टेक होल्डर्स को और अपनी प्रोजेक्ट टीम को रिपोर्ट करते जाना है। और उसके बाद में आपको लास्ट में मैनेज रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए, और अपना जो क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन है उसकी रिपोर्ट्स बनाने के लिए आपको काम करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज बताइए, बहुत अच्छी चीज है, इसको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा आपको। ओवरलैपिंग एक्टिविटीज, इसमें क्या होता है, मान लो आपने सारा आर&डी करके आज प्रोजेक्ट प्लान बना लिया, ठीक है, लेकिन जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने गए तब आपको कुछ नए चैलेंजेस, नए रिस्क पता चला, आइडेंटिफाई हुए, तो आपको वापस से पीछे वाली स्टेप पे आना पड़ेगा और अपने सॉल्यूशंस को मॉडिफाई करके वापस से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब आप तीसरी स्टेज तक चले गए थे लेकिन आपको पता चला नहीं, कुछ मॉडिफाई करना रह गया, आपको फिर से पीछे आना पड़ेगा, अल्टर करना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा सॉल्यूशन को, और उसके बाद में फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये दिस इज नॉट अ फेलियर, ये एक लर्निंग होती है प्रोजेक्ट में। और अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हो तो मतलब ये कोई गलत सिग्नल नहीं है कि आप अच्छे मैनेजर नहीं हो। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है, रिटर्निंग टू द लेकिन एक्टिविटी। इसमें लेकिन इसमें जो जैसे कि मैं पीछे गया अपने चीजों को फिर से सही करने, तो उसमें जो बजट होगा वो तो एक्सीड कर सकता है। ये देखो इसमें लिखा है, रिटर्निंग टू द एक्टिविटीज ऑफ एन अर्लियर फेज डजंट मीन यू आर मूविंग बैकवर्ड और लूजिंग ग्राउंड, it simply means you are incorporating new knowledge and information into the overall project plan। ठीक है, और ये एट द सेम टाइम आपकी अडेप्टिव अप्रोच को भी बताता है। आप जैसे शिव बोल रहे हैं कि अगर मैं ऐसे बार बार पीछे जाऊंगा तो मेरा जो कॉस्ट वगैरह है वो बढ़ेगा, रिसोर्स जो मेरे एंगेज होंगे उन्हीं एक्टिविटीज में होते हैं, नो डाउट होते हैं। आपको ये कंटिजेंसी प्लान्स के अंदर रखना है अपने, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस तरह की चीजें अगर प्रोजेक्ट में हो रही है तो ये गलत सिग्नेचर नहीं है, क्योंकि नो प्रोजेक्ट इज कैन बी कंप्लीटली डिफाइंड ऑन पेपर बिफोर इट इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो अगर प्रोजेक्ट में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको नई नई चीजें मिल रही है, अपना जो बिल्डअप फेज में जो आपने प्लान बनाया था उसको अगर इटरेट करना पड़ रहा है तो इट्स नॉट अ बैड साइन। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, जितना ज्यादा आप इटरेट करके सॉल्यूशन की तरफ जल्दी पहुंचोगे उतना ज्यादा आपकी अडेप्टिव अप्रोच को ये दिखाएगा कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप केवल एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस में नहीं चलते, आप हमेशा सिचुएशन के हिसाब से अडेप्टिव नेचर को दिखाते हो। अब देखो ये जो बंदा बोलेगा ना, इसकी बात हमेशा ध्यान से सुनना, ये तुम्हें रियल लाइफ लेसन दे रहा है, ये बहुत अच्छी बातें बोलेगा। इसमें जो शिव का आंसर है ना वो भी आ जाएगा इसी के अंदर। ठीक है, Everyone knows that innovation is critical. The hard part is getting it right. Of course, some failure is inevitable when you're trying something new. But failure isn't the real enemy of innovation. The real enemy is prolonged, expensive failure. The key is to fail cheaply and quickly to make sure you're spending a little to learn a lot. This has been my advice when I work with companies like GE, Boeing, and IBM. But it applies to any company of any size. Here is how to run a disciplined, inexpensive innovation experiment. First, list your unknowns. Start by making a list of all the unknowns your project faces.
For instance, do you understand the customer problem? Will your solution address that problem? How many units do you think customers will buy and at what price? How sure are you about your production costs, about your go-to market strategy? Who else is competing with you? Second, rate each unknown for level of uncertainty and importance. Rate each unknown on a 1 to 5 scale. For example, you might be confident that you understand the customer problem, so you would rate that a 1 for uncertainty. But you're less clear about the competitive threats, so you might rate that a 5. When considering importance, think about how disastrous a wrong assumption about the unknown would be. If it is not critical, give it a 1. If being wrong could ruin your whole innovation effort, give it a 5. Lastly, list the highest rated unknowns first. Now add up the scores for each unknown. The ones with the highest score are the ones you should test first. They are the critical assumptions. The key principle is spend a little, learn a lot. Try to find inexpensive ways to test assumptions. You can use several techniques, such as computer simulations, customer visits, and focus groups to reduce the cost of experimenting. This exercise can bring more discipline to any innovation effort. This sounds simple, but a lot of managers never think it through this systematically. The key is to test your most critical unknowns as early and as inexpensively as possible. आई थिंक सबको समझ आया होगा वीडियो जो उसने बोला कि भाई जो फेलियर्स है, जैसे बीइंग बैकवर्ड इन द स्टेप्स व्हाइल कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, आएंगे चैलेंजेस, आपको नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, आपको नई नई चीज़ें खुद से इम्प्लीमेंट करा के देखनी होंगी। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लो कि मेरे को पैनल लगाने हैं, इंस्ट्रूमेंट लगाने हैं साइट पे। अब मान लो कि डिज़ाइन ड्राइंग वाली टीम बोल रही है कि 3 महीने लगेंगे डिज़ाइन कंप्लीट होने में, लेकिन मेरे पास इक्विपमेंट आके पड़ा हुआ है जो बारिश में सड़ रहा है बाहर। अगर मैं उसको इंस्टॉल कर दूंगा तो कमीशन कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद से रिस्क लूँगा, मैं उसको अपने हिसाब से ड्राइंग बना के, क्योंकि मेरे को बाकी का लेआउट पता है, तो मैं अपने हिसाब से ड्राइंग बना के पैनल को माउंट करवा दिया, इंस्टॉल करवा दिया। अब ये मैंने एक इनोवेटिव किया मेरी तरफ से, मैंने खुद डिज़ाइन में जाके वहाँ पे चीज़ें मेजर करी और लगा दी। अब ये मेरे एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा कि ये जो मैंने किया ये बाद में कहीं जाके सारा लेआउट तो नहीं बदल देगा। मान लो कोई एक पैनल ऐसा आ गया जिसकी वजह से बाकी सब पैनल हटाने पड़ रहे हैं, क्योंकि वेल्डिंग हो जाती है ना पैनल की, तो काटना पड़ता है फिर। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जब मैं करूंगा तो मेरा फोकस ये होना चाहिए कि जो भी मैं इनोवेशन कर रहा हूँ वो सस्ती हो, और वो मतलब अगर उसमें फेलियर हो तो उतना ज्यादा नुकसान ना हो आगे जाके। अगर ऐसा कोई पैनल है जहाँ पे डिजाइन टीम की रिक्वायरमेंट है ही जिसको मैं खुद से नहीं कर सकता, तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट होगा। लेकिन जो इनएक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट्स है वो मैं कर सकता हूँ सही। तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर ये मेरी अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। मैंने 3 महीने बचा दिए, 3 महीने तक वो पैनल पड़ा होता शायद खराब भी हो जाता। ठीक है, तो इस तरह की अडेप्टेबिलिटी एक प्रोजेक्ट मैनेजर के अंदर होनी चाहिए। इस पूरे में यही बताया गया है। ठीक है, ओवरलैपिंग एक्टिविटीज, इस पूरे में यही बताया गया। ठीक है, ये एक मॉड्यूल था जो जिसमें आपने समझा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, अब मैं सेकंड मॉड्यूल स्टार्ट करता हूँ इसका। अभी तक सब क्लियर है क्या सभी को? आई थिंक जो शुरू से हैं वो उनको तो क्लियर होगा, है ना। रोशन भी लगभग जुड़ ही गए थे, शिव थोड़ा लेट आए हैं तो थोड़ा सा कैच करना पड़ेगा। क्लियर बोल रहे हैं सब। चलो नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं सबको स्क्रीन? ठीक, अब देखो ये आइसबर्ग दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आइसबर्ग थ्योरी क्या होती है इसको समझना बहुत जरूरी है एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए।
तो सबसे पहले हेडिंग क्या है, एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट स्कोप क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरे को क्या बोले अपन, जैसे कि मान लो मेरे को एक एप्लीकेशन बनाना है डायबिटीज वाले लोगों के लिए, जो उनकी हेल्थ का ट्रैक रख सकता है, ठीक है, ये मेरा प्रोजेक्ट है। लेकिन ये केवल इतना बोल देना सफिशिएंट नहीं है कि किस किस चीज का ट्रैक रखना है, दिन में कितनी बार उसका ट्रैक रखना है, ठीक है, उनको कितने तरह से नोटिफिकेशन देना है, अलार्म देना है या केवल एक नोटिफिकेशन बस देना है उनको, ठीक है, आपका जो ऐप है उसमें और क्या फीचर होने चाहिए, वो कितने डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ये सब जो है वो स्कोप में आते हैं प्रोजेक्ट के, ठीक है। तो केवल एक हेडिंग दे देना प्रोजेक्ट कहलाता है, लेकिन उस प्रोजेक्ट का स्कोप डिटेल्ड होना चाहिए हमेशा। जितना ज्यादा आप डिटेलिंग में जाओगे उतना ही ज्यादा आपको बाद में कम ट्रबल होगी, ठीक है। जैसे अपन लीगली जो लीगल बॉन्ड्स या फिर लीगल कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो एकदम डिटेल में बनाते हैं ना, ताकि कोई इंफॉर्मेशन मिस आउट ना हो जाए, उसी तरह से आपका प्रोजेक्ट का स्कोप भी होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बिगिंस विद क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मींस वही कि हमें क्या चाहिए एट द एंड। बी श्योर यू नो विच प्रॉब्लम योर प्रोजेक्ट एम्स टू सॉल्व, ठीक है, एंड विच प्रॉब्लम इट्स नॉट मीन टू एड्रेस। मतलब आपको इस बात में भी क्लेरिफाई होना है एकदम शुरू में ही कि भाई हम कौन कौन सी चीजें नहीं करने वाले हैं। जैसे मान लो मैं जो ऐप बना रहा हूँ जरूरी नहीं है कि वो गूगल असिस्टेंट से कनेक्ट हो या फिर एलेक्सा से कनेक्ट हो, ठीक है, तो ये मेरे स्कोप में नहीं है, इसको भी लिख दो आप उस स्कोप के अंदर, ये मेरे स्कोप के अंदर ये चीजें नहीं है। क्योंकि बाद में अगर आपसे बोला जाएगा कि ये क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा, तो फिर आपको उसमें मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, कॉस्ट लगेगा और आपके स्कोप के बाहर चली जाएगी चीज, ठीक है। तो प्रोजेक्ट स्कोप सबको समझ में आया क्या होता है, ठीक है। अब आपको प्रोजेक्ट स्कोप को बनाने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। जैसे मान लो ग्रुप टास्क में एक पर्ची दे दी, अब आपको एक टास्क तो दे दिया, लेकिन उसमें जैसे अपने साथ होता है ना कि यार इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि किस डायरेक्शन में सोचना है, तो उसको पहले स्कोप को डिफाइन करना पड़ता है अपनी टीम के साथ में मिलके, अगर आपको नहीं दिया है तो ऐसा। तो डिफाइन द प्रॉब्लम देन डिफाइन द स्कोप। तो प्रॉब्लम हम कैसे डिफाइन करते हैं, जो भी लिखा होता है चिट्ठी में एक बार अच्छे से पढ़ के एक्सप्लेन कर देते हैं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम। लेकिन इन रियल लाइफ सिचुएशन वो पर्ची पे तो लिख दिया, लेकिन मान लो मेरे को कोई ऐप बनाना है, तो प्रॉब्लम केवल इतनी सी दिख रही है कि भाई ऐप बनाना है जो कि ट्रैकिंग करेगा, लेकिन रियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। क्या है बड़ी, कि ऐसा ऐप बनाना पॉसिबल तभी होगा जब रेगुलरली कस्टमर उसमें अपने फीड्स डाले कि भाई मेरी आज मैंने इतना पानी पिया, इतनी मैंने शुगर ली, है ना। अगर कोई बैंड से कनेक्ट है, हेल्थ बैंड से कनेक्ट है वो ऐप, तो फिर आपको उस ऐप को उस हेल्थ बैंड से कनेक्ट भी कराना पड़ेगा। तो ये रियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरली इग्नोर कर देते हैं हम ज्यादातर जो मोस्ट ऑब्वियस प्रॉब्लम्स होती है ना उसी को पूरे प्रॉब्लम मान के बैठ जाते हैं। तो जो बाहर बाहर से दिख रहा है वो जस्ट सिम्टम है, आइसबर्ग का 0.9% हिस्सा नीचे होता है, ओनली 0.1% ऊपर होता है। तो वैसे ही है कि बाहर बाहर से जो प्रॉब्लम दिख रही है ना वो बहुत छोटा सा पार्ट है पूरी प्रॉब्लम का, उसके नीचे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आप इग्नोर कर रहे हो। जैसे मान लो एक बिल्डिंग बनानी है, तो एक बिल्डिंग बनाने के लिए पहले वहां पे केवल ऐसा नहीं है कि खुदाई चालू करेंगे और बिल्डिंग बनाना चालू कर देंगे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी देखने पड़ेंगे। वहां पे मल्टी लेवल स्टोरी बिल्डिंग बनाने की गाइडलाइंस है कि नहीं है गवर्नमेंट की, वो कमर्शियल लैंड है कि रेजिडेंशियल लैंड है, उसके अलावा वहां पे अर्थक्वेक उसका जो अर्थ सिस्मिक जोन के अंदर वो किस सिस्मिक जोन के अंदर आ रहा है उसके हिसाब से उसका फाउंडेशन तैयार करना पड़ेगा, और भी कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो वो हम जनरली इग्नोर करते हैं, वो एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर को नहीं करना चाहिए। तो अब इसको कैसे करेंगे आइडेंटिफाई, कोई एक प्रोजेक्ट है नया नया, उसको हम कैसे बता दें कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। भाई जितनी दिमाग में आ रही है वो तो आप बोल रहे हो कि ऑब्वियस सॉल्यूशन है, मतलब ऑब्वियस प्रॉब्लम है, उसके अलावा और कौन सी प्रॉब्लम है जो छुपी हुई है। उसके लिए आपको कराने पड़ते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस। आई थिंक बाकी लोगों ने नाम सुना होगा इसका, TQM वगैरह में भी आता है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब होता है कि आप हेल्प लोगे जो पहले से एक्सपीरियंस टीम मेंबर्स हैं आपके पास में, ठीक है, और भी जो उसमें एक्सपर्ट्स हैं जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं, उनकी हेल्प लेंगे आप, उन सबसे मिलके ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस करके
फिर आप रियल प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि हाँ अब ये हमारी रियल प्रॉब्लम है। केवल ऐप बनाना प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम अब ये भी है कि मार्केट में नए नए हेल्थ बैंड्स आ रहे हैं जिनको बोल रहे हैं कि कलाई पे पहनो तो डाटा दिखाएंगे, उनके साथ कनेक्टिविटी कराना भी एक प्रॉब्लम है। उसके लिए पूरा फ्रेमवर्क लगेगा, पूरी टीम लगेगी स्पेशलिस्ट की, जो हमारे ऐप में ऐप के टीम के साथ काम करानी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छे से बजट डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, तो डिफाइन द प्रॉब्लम फर्स्ट। ठीक है, हैविंग ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब आपने प्रॉब्लम डिफाइन कर लिया, एग्जांपल भी दिया है, पढ़ोगे तो तुम बता देता हूँ। जैसे कि इसने कहा था, एक एग्जांपल था ऊपर, द प्रॉब्लम दैट योर प्रोजेक्ट इज सपोज टू सॉल्व मे नॉट बी ऑब्वियस। ठीक है, फॉर इंस्टेंस सपोज यू आर एन IT मैनेजर and several people in your department have asked for a new database and data entry system. You informally ask them, why do you need a system? You need a new system. तो तुम्हें आंसर देंगे कि we can't get the data out fast enough. I have to shift through 4 different reports to update my client's report. मतलब मेरे को 4 बार क्लिक करके जाना पड़ता है, कोई एक सा ऑप्शन बना दो सिंगल क्लिक में रिपोर्ट आ जाए, है ना। तो तुमने कहा कि ठीक है, ऐसे ही कैजुअल बात की तुमने और ये प्रॉब्लम तुमने समझ ली, लेकिन रियल प्रॉब्लम कुछ अलग थी। ठीक है, दीज रिस्पॉन्सेज डिस्क्राइब सिम्टम नॉट अंडरलाइंग प्रॉब्लम। भाई ये तो उन्होंने अपने हिसाब से, तुम उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताई है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको पूरा इसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही बदलना पड़े, आपके जो भी सॉफ्टवेयर है उसका। तो आपको यहाँ पे पूछना पड़ेगा, व्हाट टाइप ऑफ डाटा डू यू नीड, हाउ आर यू यूजिंग द डाटा नाउ, हाउ क्विकली डू यू नीड टू रिट्रीव द डाटा। ऐसा भी तो हो सकता है कि अपने सिस्टम का बैंडविड्थ ही कम हो और अपन बेफालतू में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वाले को बोलते जा रहे हैं कि भाई तो ऑप्टिमाइज कर अपनी एप्लीकेशन को। तो ये सब चीजें भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्म करना। ठीक है, अब जब आपको सॉल्यूशन मतलब क्वेश्चंस मिल जाए तो आप सॉल्यूशंस की तरफ जाओगे, सॉल्यूशंस को भी ब्रेनस्टॉर्म करना है। ठीक है, तो एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर की डायरी में ये 4 क्वेश्चन हमेशा लिखे होने चाहिए। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, of the available alternatives which will best solve the problem and why। ठीक है, is the seemingly best alternative more or less costly than other suitable choices, and will the alternative result in a complete fix of the problem or a partial fix, and if it is a partial fix, what other options do we have for completely fixing the problem। ठीक है, तो ये 4-5 क्वेश्चन जो भी जीटी वगैरह जो भी चीजें करते हो उसमें अगर ध्यान रखोगे तो आपको काफी सारे लॉजिकली थिंकिंग करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अपनी डायरी में हमेशा लिखने चाहिए, ताकि कोई भी प्रोजेक्ट करे उसको ये क्वेश्चन अपनी टीम से पूछेगा और नए नए सॉल्यूशंस निकल के आएंगे डेफिनेटली। ठीक है, अब ये वीडियो ना आपको शायद कम समझ में आएगा, लिसन फॉर योर क्लाइंट्स रियल नीड, पर मैं चला देता हूँ। ठीक है, लेकिन ये समझ में ना आए ना तो वरी मत करना, इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड की जरूरत है। Earlier in my career, I learned a great lesson about listening to clients. Back then, I was working on educational products. I had direct reports, I had a creative staff that would develop these products, and we had a wonderful opportunity. The US Army Heritage Center came to us, and that US Army Heritage Center is basically a museum for the Army. They have thousands upon thousands of artifacts. They have collections that represent different periods in history. And they would take a cut of those collections and tell a story about a particular event. They came to us wanting to tell about the Army Nurse Corps in World War I. These were about 10,000 women that were deployed from New York Harbor to the front lines of Europe. In fact, they were so close to the front that they had to keep gas masks on their bedposts. Now, prior to this, they had been developing the kind of multimedia museum kiosk interaction pieces that I think a lot of us have seen.
And the truth be told, as I began to question them, they weren't altogether happy with them. They didn't perform altogether well. And the other problem was they were trying to shoehorn content into those pieces that didn't quite work. And then finally, the light bulb went off over my head. I was thinking, they're trying to be a movie sometimes, and they're trying to be a book at other times. So I told them, listen, why don't we just do a book and we'll do a documentary movie? And, after a little more discussion, they agreed. And the catch was none of us had done anything on this scale before. I had been through the essential process of creating video type presentations, but I hadn't done a feature before. They hadn't, my company hadn't. But because we arrived at the right solution, it gave us the confidence that even though there were some risks, this was the path that we should all go down. And we all went down it together. And the outcome was wonderful for them. They really fulfilled their mission in an effective way. Instead of just having these stories contained on interactive discs, we actually got it aired on some regional PBS stations to a potential audience of millions. And it really extended their reach in an amazing way beyond their expectations. So again, this was a process of listening deeply, not getting carried away with what a customer thinks they want, and getting down to the actual need and pairing it up with a solution that really works. आई थिंक कि आप लोगों को कुछ हद तक समझ आया होगा। इसमें उसने ये बताया है कि उसको वो पहले से एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड था। एक सेकेंड गाइस, ठीक है। तो उसको एक टास्क मिला, यूएस की जो आर्मी थी, जो अपने जो एग्जीबिशंस वगैरह करवाती थी, तो उसमें उन्होंने इसको टास्क दिया कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे एक सिचुएशन थी जिनको फीचर करना था। वो चाहते थे कि ये मतलब उनको हेल्प करे कि किस तरह से हम इसको फीचर कर सकते हैं। तो उनका जो जनरल आइडिया होता था ये रहता था कि जो भी म्यूजियम्स है वहां पे इंटरेक्टिव छोटा छोटा, मतलब जैसे आप कभी म्यूजियम में गए होंगे तो आपको एक आईपॉड दे देता था वो, ठीक है। तो वहां पे आप उसको लगा के आप जहाँ पे वो बोलता था वहां पे खड़े हो जाओगे, अपना आप उसके बारे में वो बताता रहेगा और आप सुन के उसको मतलब इमेजिन करके आप समझ पाओगे उस चीज के बारे में। तो कुछ लोग इस तरह की चीज सजेस्ट कर रहे थे आर्मी के अंदर, कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि हमें बुक चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे कि हमें मूवी चाहिए। सबका आइडिया वही था कि अल्टीमेटली अवेयरनेस देनी है लोगों को। इसने सभी की प्रॉब्लम सुनी अच्छे से, सभी के पास गया है, ये बाद में बोलता है कि हम क्यों नहीं एक डॉक्यूमेंट्री बनाए, क्योंकि आपकी नीड है बुक लिखो, आपकी नीड है छोटी मूवी होनी चाहिए, आपकी नीड है कि जो इंटरेक्टिव डिस्क है ये होनी चाहिए। तो इससे बढ़िया है कि हम सभी को मिला के एक डॉक्यूमेंट्री बनाए, हम उस पर बुक भी बना सकते हैं। तो सभी को इसका आइडिया बाद में पसंद आया, तो इसने डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसके बाद में उसको पूरा जो नेशनल टीवी होता है उस पर एयर किया गया। तो बाकी लोगों ने भी उसको देखा, मिलियंस ऑफ द पीपल वॉच्ड इट। तो इसने ये समझा है कि आप जरूरी नहीं है कि कस्टमर जो चाहता है उसी पे जाए हमेशा, आप उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करें। हो सकता है कस्टमर आपसे समझा नहीं पा रहा हो अपनी पूरी नीड्स को, वो कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहा हो। जैसे मान लो मेरे को मूवी बना के दे दो, लेकिन वो असल में कुछ और चाह रहा है। तो आपको पहले उसको अच्छे से सुनना पड़ेगा, आपको अपने एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करने पड़ेंगे और फिर सॉल्यूशन की तरफ जाना है, रादर देन की जो मोस्ट ऑब्वियस सॉल्यूशन है उसको पकड़ के ये मतलब मूवी बनाता है या बुक बना देता है या फिर इंटरेक्टिव डिस्क बना देता है, वो फुलफिल नहीं करते। उससे बेटर सॉल्यूशन की तरफ फील होता है कि डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो पूरी हर जगह पे दुनिया में जो भी है देख पाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझाई गई है जो हमने ऊपर भी देखी थी कि भाई मोस्ट ऑब्वियस सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, एक्टिवली लिसन करना है अपने कस्टमर की नीड को और उसके बाद में सॉल्यूशन देना है। अभी तक सबको समझ आ रहा है क्या? कुछ लोगों को नींद आ रही है बहुत तेज, जो देख रहा हूँ मैं। एक बार सब हाँ मतलब थोड़ा बातचीत कर लो आपस में ताकि नींद गायब हो जाए। ये तो सेशन तो बहुत बोरिंग है ये। बताओ भाई किसको नींद आ रही है? भाई मुझे आ रही थी बीच में। तो कैमरा ऑन कर लेना। हम लोग वॉच करते रहेंगे तो। हाँ थोड़ी बहुत बातचीत करते अरे हैं, कैमरा ऑन लेंगे फिर आवाज ही नहीं आएगा। उसका बैंडविड्थ कम है।
ये भी ठीक। दीपक सो गया क्या? मेरे को एक चीज पूछनी थी, ये दीपक जो कहीं आज मतलब वो तुम बता ट्रेवलिंग रहे कर हो, रहा। एक एक करके पूछ लो। हाँ मैं ये पूछ रहा था इसका मतलब जो भी ये सेशन है इसका बेसिक आउटलाइन क्या है, मतलब इसमें क्या क्या मिलेगा? वो मैंने बता दिया, तुमने लेट ज्वाइन किया था ना इसलिए मिस आउट हो गया। रुको देखो, ये जो है ना, ये तुम्हें दिख रहा है, ये मैं कर्सर ला रहा हूँ नीचे जो मॉड्यूल। हाँ हाँ दिख रहा है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ओवरव्यू है ये, अच्छा ठीक है, अच्छा, कि ठीक कैसे है, समझ गया। समझ गया ना, लास्ट तक कैसे होता है हाँ प्रोजेक्ट कंप्लीट। और ठीक दुनिया में ठीक। कोई सा भी प्रोजेक्ट हो इसी तरह से कंप्लीट होता है, किसी भी स्केल का हो। ठीक है दीपक? दीपक दीपक क्या ट्रेवलिंग कर रहा? कितना ट्रेवल एक्स करेगा किया था। भाई, 28 तारीख से हॉबी ट्रेवल ही बना करेगा। लिया, हॉबी बना नवी लिया दिल्ली पहुंच ट्रैवलिंग। जाएगा भाई ट्रैवल करते करते। अच्छा ट्रेवलिंग हॉबी के अंदर डेवलप अबे करना है सारे मुझे लग रहा है। दीपक को वेट रूम में डाल देते हैं, देखते हैं बोलता है कि नहीं। जया है क्या हमारे साथ? जया को भी वेटिंग रूम में जया सो गई है। हाँ तो सो गई भाई वो। यही तो चक्कर है, यहाँ पे हर कोई सीधा आ जाता है आराम से मस्त ऑफ करके। जो भी मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ना उसको आप वेटिंग रूम में डाल देंगे अपन, तो पता चल जाएगा अपने को रिक्वेस्ट आ गई तो उसकी। नहीं तो सो रहा अच्छा है उसको पूरा। सुनाई भी देगा ना कुछ? हाँ कुछ नहीं, वो मतलब एज अ रिक्वेस्ट मोड में पड़ा हुआ है अभी, तो मीटिंग उसके नहीं लिए ठीक बंद। है, अच्छा। ये चलो अच्छा है। आगे बढ़ाते हैं। अभी देखो दोनों की रिक्वेस्ट नहीं आई, मतलब दोनों आउट ऑफ द सर्विस है। ठीक है हाँ हाँ अभी बस है। और ज्वाइन कर लिया है, वही ना, मजे मार ग्रुप रहे की हैं थोड़ी सी मजे में। इंटेंस कन्वर्सेशन को देखते हुए ज्वाइन तो कर लिया लेकिन चलो कोई नहीं, कोई देयर बात नहीं। लॉस। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। तो अब देखो स्टेक होल्डर जो बहुत लोगों के दिमाग में रहता है, मेरे को भी प्रोजेक्ट करने के 2 साल बाद तक समझ नहीं आया था कि स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं। तो ये बहुत मतलब समझने वाला इसको एक बार में समझ लेगा, और नहीं तो फिर कंफ्यूज होते रहेंगे लोग। स्टेक होल्डर जो होता है उसमें बेसिक डेफिनेशन ये होती है, हु इज एट द स्टेक। ठीक है, स्टेक पे कौन कौन है आपकी प्रोजेक्ट की वजह से। अब वो भले ही लोकल गांव वाला हो, एनवायरमेंटलिस्ट हो कोई वहां का, आप हो जो 12 घंटे जॉब पे काम कर रहे हो, है ना। टेक मतलब साइट समझ सकते हैं क्या? हाँ स्टेक मतलब होता है कि आ, किसकी लगी पड़ी है आपके प्रोजेक्ट की वजह से। ठीक है, किसी भी मीन अच्छा, में भले मतलब जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी भी वे। कंट्रीब्यूट नहीं, जिसकी लगी जो भी पड़ी है, इन्वॉल्व है। जिसकी लगी पड़ी है। भले ही मान लो आपने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिसकी वजह से आपके जो कस्टमर्स थे, जैसे मान लो आप बना रहे थे बाय प्रोडक्ट लुब्रिकेंट बना रहे थे आप, अब मान लो आपने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जिसमें वेस्लिन में कुछ डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है, उसकी वजह से जो नीचे वाला था आपका, जो मान लो विक्स वगैरह की कंपनी थी, वो बंद होने को आ रही है, उनको वेस्लिन नहीं मिल पा रही, क्योंकि जितनी भी नई रिफाइनरीज लग रही है आपके प्रोजेक्ट में वो बना ही नहीं रही है वो बाय प्रोडक्ट। तो वो भी स्टेक होल्डर है आपकी कंपनी। ठीक है, whoever इज ऑन द स्टेक। ठीक है, लेकिन हर स्टेक होल्डर को अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, जैसा मान लो जिंदल स्टील के जो सीएमडी है वो है सज्जन जिंदल जी। ठीक है, तो वो है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर। तो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर है मतलब वो स्पॉन्सर कर रहे हैं पूरा प्रोजेक्ट। ठीक है, पैसा वैसा जो भी मेजर पार्ट है पैसे का वही लगा रहे हैं। ठीक है, वही जमीन वमीन खरीद के ये सब करा के दिए हैं। तो वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर तो है ही, उसके साथ में वो एक स्टेक होल्डर भी है। ठीक है, अब उनके नीचे उन्होंने एमडी टीम रखी जो फाइनेंस देखेगी, प्रोजेक्ट लीड देखेगी, और मेंटेनेंस और ऑपरेशन डिपार्टमेंट देखेगी। वो भी स्टेक होल्डर्स हैं। ठीक है, आपकी कंपनी के एमडी में जो भी होते हैं सब स्टेक होल्डर्स होते हैं, क्योंकि वो भी स्टेक पे है। कंपनी अगर आउट परफॉर्म करेगी तो डायरेक्टली उनका लॉस है, उनकी हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर। उसके बाद है कि जो भी कंट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स, मैनेजर्स और फाइनेंशियल स्टाफ है कंपनी का, जो भी है किसी भी लेवल पे, जैसे हम रिक्रूट होके जाएंगे ना, तो हम भी स्टेक होल्डर्स बन जाएंगे कंपनी के, क्योंकि हम एज एन ऑफिसर जा रहे हैं। ठीक है ना, हमें केवल सैलरी से मतलब नहीं, अगर हमारी कंपनी ग्रो करेगी तो हमारी भी ग्रोथ रहेगी, हमारे इंसेंटिव्स बढ़ेंगे। तो हमारी भी लगी पड़ी है अगर कंपनी, क्योंकि कम आप सिटी से देखते हो ना, 12 लाख 15 लाख उसमें इंसेंटिव्स होते हैं।
ठीक है। तो अगर आपकी कंपनी उस मंथ में कितना परफॉर्म करती है, कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, उससे डायरेक्टली लिंक होता है। बाकी सब म्यूट कर लो, आवाज आ रही है। ये विष्णु ही करता है आवाज सबसे ज्यादा, ठीक है। तो वो जो है मतलब इंसेंटिव जो है, मान लो कि आपको मंथली मिलता है 15,000 इंसेंटिव। अब मान लो कि इस मंथ प्रॉफिट कम हुआ या प्रोजेक्ट कम प्रोग्रेस किया, तो इस महीने फिर आपको 15 में से केवल 8,000 ही मिलेगा। तो आप भी स्टेक होल्डर होते हो कंपनी के, ठीक है। स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिर उसके बाद है फाइनेंशियल स्टाफ कोई है, ठीक है। द पीपल, तो शेयर होल्डर जो है वो स्टेक होल्डर नहीं कहला सकता, तो वो भी तो डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोजेक्ट है, जैसे कि जो भी प्रोजेक्ट पे मुनाफा हो रहा है या फिर जो हो रहा है वो उस पर डिपेंडेंट तो है ही। डिपेंडेंट है, लेकिन देखो वो जो है ना, जैसे मान लो मैं किसी कंपनी का शेयर खरीद रहा हूँ, तो मैं जस्ट उसके प्रॉफिट में और लॉस में हिस्सेदारी दिखा रहा हूँ अपनी। उस कंपनी की एक्टिविटीज से मैं रिलेटेड नहीं हूँ। मतलब उस कंपनी में प्रोजेक्ट डिले हो रहा है कि नहीं हो रहा, या फिर वो कंपनी क्या बाय प्रोडक्ट बना रही है कि नहीं, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। मेरे को केवल फाइनेंशियल टर्म में उसके प्रॉफिट एंड लॉस से लेना देना है। तो मैं अपना जो तो वाइज डिसीजन है, वो मैं ये देख के लेता हूँ कि ये कंपनी इन फ्यूचर प्रॉफिट करेगी कि नहीं करेगी, बस। तो जो लिस्टेड कंपनीज है ना बीएसई और एनएसई में, जिसमें शेयर होल्डर्स को वो देती है अपने शेयर्स होल्डिंग करने के लिए, टू रेज द कैपिटल, तो वो जो है स्टेक होल्डर्स में आते हैं। लेकिन बहुत फ्यू मतलब उसकी इंपॉर्टेंस होती है, वो कंपनी के डिसीजंस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकते जब तक कंपनी उनको मेजर इक्विटी नहीं देगी। मतलब कंपनी बोलती है कि हम अपने शेयर्स को पब्लिक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मैंने जिंदल स्टील के 4 शेयर खरीद रखे हैं तो मैं जाके बोल दूंगा कि तुम ये प्रोजेक्ट मत लगाओ, इससे मेरा घाटा होगा, है ना। तो जो मेजर इक्विटी होल्डर्स होते हैं, इसीलिए मैंने बोला हर एक स्टेक होल्डर कोई भी हो सकता है। गांव का जो छोटा सा है, जिसकी जमीन में मान लो पानी जाता है आपकी फैक्ट्री की वजह से, वो भी आपका स्टेक होल्डर बन गया। उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट को लगाते टाइम, लेकिन वो शेयर होल्डर नहीं है कंपनी का। और उसकी इंपॉर्टेंस जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल है आपके प्रोजेक्ट के अंदर। इसमें देखो फिर क्लियर। कस्टमर्स जो ये है होता है ना कि हाँ, जो कस्टमर्स हैं उनका भी तो हम मतलब वो उनका भी तो डिसीजन हमारे प्रोजेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। नहीं, कस्टमर्स का करता है ना। हमारा प्रोजेक्ट तो कस्टमर के लिए ही लग रहा है ना। अगर कस्टमर नहीं खरीदेंगे हमारे प्रोजेक्ट को, मतलब हमारे प्रोडक्ट को, तो फिर हम प्रोजेक्ट लगा ही किसके लिए रहे हैं। भाई तुम पेट्रोल की टर्म्स में मत सोचो, ये ओवरऑल इन जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। कि जैसे मान लो तुम सोच रहे हो कि मैंने प्रोजेक्ट पेट्रोल बना दिया, तो कस्टमर को तो खरीदना ही पड़ेगा जिस कंपोजिशन का बनाऊंगा। कस्टमर मेरे को आके ये नहीं बोल सकता कि इतने ऑक्टेन नंबर का बनाओ, ऐसा नहीं है। आप पूरे मार्केट को स्टडी करो। अब पावर 100 क्यों बना रही है कंपनी? कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, स्पोर्ट्स कार्स में उसको चाहिए, इसलिए बना रही है। तो भले ही एक एक मान लो कि एक इंडिविजुअल स्टेक होल्डर है जिसका बहुत कम परसेंट है, मान लो मैं जाके बोलूँ तो कंपनी शायद ना भी सुने, लेकिन मैं स्टेक होल्डर तो अभी भी हूँ कंपनी का। आई एम एट द स्टेक ड्यू टू द कंपनीज प्रोजेक्ट, तो मैं स्टेक होल्डर हो गया, ठीक है। तो स्टेक होल्डर की इसीलिए मैंने बोला ना, मेरे को खुद 2 साल लगे इसको समझने में कि स्टेक होल्डर क्या होता है। लेकिन जो हम इन जनरल यूज करते हैं, जो हमारे दिमाग में पिक्चर चलती है, वो मेजर स्टेक होल्डर्स की चलती है। कि भाई इसका स्टेक इतना है कंपनी में, इसका स्टेक 80% है, इसका स्टेक 90% है, तो ये स्टेक होल्डर हो गया। वो गांव वाले को कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा है स्टेक होल्डर में, जबकि वो है, लेकिन उसका 0.00001% कुछ स्टेक है, ठीक है। और जो भी स्टेक होल्डर है डायरेक्ट क्लेम नहीं कर सकता प्रॉफिट्स में, उस कंपनी के फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर आना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉफिट अगर होगा तो मैं इतना तो तेरे साथ शेयर करूंगा। लेकिन मान लो कि स्टेक होल्डर था मैं, और मैंने जाके कोर्ट में केस कर दिया कि भाई इनकी वजह से मेरी जो जमीन थी, या तो मेरी जमीन का कुछ पार्ट इन्होंने लिया, या फिर पानी भर रहा है मेरी खेती में, तो कोर्ट में जाके मैं केस फाइल कर सकता हूँ, मैं लड़ भी सकता हूँ, क्योंकि मैं स्टेक होल्डर हूँ कंपनी का। मेरी वजह कंपनी की वजह से मेरे पे इफेक्ट आ रहा है। आई एम एट द स्टेक ड्यू टू द प्रोजेक्ट ऑफ द कंपनी। आप समझे? कोई एम्प्लॉय भी ऐसा कर सकता है अगर उसको लगे कि ये प्रोजेक्ट मतलब एम्प्लॉय, गड़बड़ हो रहा है। देखो एम्प्लॉय जो है ना, आप जुडिशरी में अपन जाएंगे ना, तो उसमें कुछ लिमिटेशंस है। जैसे एम्प्लॉय अगर बोल सकता है तो अपने एमडीज को बोल सकता है, ठीक है। कि मैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को सजेशन दे सकता है कि सर मैं 12 घंटे काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं किसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। आप अगर इस तरह से काम करवाओगे तो मेरा तो कोई परफॉर्मेंस नहीं निकलेगा। आई एम एट द स्टेक।
तो फिर वो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से कह के उस चीज में काम कर सकता है। तो स्टेक होल्डर जो भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्टेड है कंपनी के और आपके प्रोजेक्ट से, लेकिन उसका शेयर कितना है, एम्प्लॉय का शेयर कितना है पॉलिसी मेकिंग में, वो डिपेंड करता है मेजर क्या बोलते हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें कितना परसेंट है हिस्सेदारी। ठीक है। हाँ, एक बात इससे और भी कर सकते हैं कि जैसे कि जो जैसे जैसे पोस्ट बढ़ते जाएगी, मतलब जो जितना सीनियर होगा मतलब किसी कंपनी में, तो वो एक मेजर स्टेक होल्डर में आ सकता है, जैसे कि जैसे सीएमडी है तो सीएमडी है, वो 90% स्टेक होल्डर है ना, वो उसको उसकी तो डिसीजन डायरेक्ट जो है इफेक्ट हो प्रोजेक्ट पे। रहा है, हाँ, तो इसीलिए उसका डिसीजन सबसे ज्यादा मैटर करता है। फिर उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो 60% स्टेक होल्डर्स है, तो उनका भी डिसीजन मैटर करेगा। लेकिन एक एम्प्लॉय के लेवल तक आते आते, अपने लेवल तक आते आते वो स्टेक होल्डर जो है वो बन गया है 0.5 0.3%। तो अब आपका इन्फ्लुएंस कम हो गया डिसीजन मेकिंग में, लेकिन स्टिल आई कैन चैलेंज। ठीक है। हाँ, लाइक दैट कि हम प्रोटेस्ट करते हैं अगर 1000 एम्प्लॉय मिलके, तो हमारे हाँ, डिसीजन को कंसिडर किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन मान लो कि एक पेट्रोल बनाने वाली कंपनी है इंडिया में, ठीक है, अब पाकिस्तान से कोई आके बोले कि मत बंद करो ये कंपनी, तो वो थोड़ी ना स्टेक पर है मेरी कंपनी की वजह से। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है एनीवन अफेक्टेड बाय प्रोजेक्ट्स एक्टिविटीज और आउटकम, एनीवन। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स हु मे हैव टू डू देयर वर्क डिफरेंटली बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये सब स्टेक होल्डर्स में आते हैं। अब समझ में आ गई क्लियर डेफिनेशन ना। लेकिन जहाँ पे भी आप किसी को स्टेक होल्डर की डेफिनेशन बताओ, उसको बोल देना ये चीज कि सर हर एक स्टेक होल्डर हो सकता है जो भी इफेक्टेड है, लेकिन उनका कितना स्टेक है, कितना परसेंट है, वो डिपेंड करेगा कितना इन्फ्लुएंसिव पावर है उनके पास में। नहीं तो इसको बहुत गलत मीनिंग निकालते हैं लोग। ठीक है, कि भाई ये कैसे स्टेक होल्डर बन गया, एम्प्लॉय कैसे स्टेक होल्डर बन गया। स्टेक होल्डर तो जिन्होंने पैसा लगाया शेयर मार्केट में वो है, क्योंकि लोगों को खुद ही नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। अच्छा, इस चीज को उस रेस्पेक्ट में समझे कि राजस्थान गवर्नमेंट वाले अभी जो HRRL वाला है ना, उसके अंदर 74 तो HPCL के पास है और 26 राजस्थान गवर्नमेंट के पास है, तो स्टेक का ही दे रखा है ना उन्होंने, नहीं, परसेंटेज स्टेक। वो तो इक्विटी होल्डिंग है कंपनी की। वो तो स्टॉक मार्केट में जो शेयर के प्राइस रहते हैं ना, उस हिसाब से उन्होंने अपनी इक्विटी डिसाइड कर रखी है कि भाई इतना परसेंट पैसा मैंने लगाया तो मैं 72% या 74% इक्विटी लूंगा और आप 26 लो। वो तो फाइनेंशियल में और इक्विटी की टर्म्स में हिस्सेदारी है। स्टेक होल्डर की टर्म्स में मतलब स्टेक होल्डर में शेयर होल्डर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब ये बिल्कुल अलग टर्म हो गई शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर। ठीक है, लेकिन मैं ये समझा रहा हूँ कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा। क्योंकि अगर मान लो आप प्रोजेक्ट मैनेजर थे और आपने अपने जो 0.1 0.2% स्टेक होल्डर्स थे उनको कंसिडर नहीं किया, तो चल जाएगा एक बार को। ठीक है, लेकिन आपने 80% 60% जो स्टेक होल्डर्स थे उनको कंसिडर नहीं किया, तो फिर आप कहीं ना कहीं अपने आउटकम्स को डिफाइन नहीं कर पा रहे सही से, क्योंकि आपने उनकी बात सुनी नहीं, वो क्या चाह रहे थे प्रोजेक्ट से। है ना। एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे हाँ। क्या होता है कि कोई कंपनी होती है कहीं भी वो स्टैब्लिश हो, चाहे वो किसी स्टेट में हो या फिर इनडायरेक्टली किसी कंट्री में हो, तो उसकी जो गवर्नमेंट होती है वो इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि वो भी एक स्टेक होल्डर है, लेकिन वो कुछ तो वहां पे कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन उसके उसके डिसीजंस हमारे कंपनी को इफेक्ट करते हैं। हाँ, कह सकते हैं उसको कि वो स्टेक होल्डर है। गवर्नमेंट जो रहती है उसके उसके डिसीजन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि सब्सिडी क्या प्रोवाइड करेगी वो बिजनेस के लिए, है ना। और नेचुरल गैस अगर आ रही है उस इंडस्ट्री में लग रही है तो उसमें कितनी सब्सिडी, कितनी रेट पे गैस। क्योंकि अगर आपने गवर्नमेंट ने गैस के दाम आज बढ़ा दिए कि भाई इंडस्ट्रियल गैस जो मिल रही है 5 रुपए पर क्यूबिक मीटर, अब वो 10 रुपए पर क्यूबिक मीटर मिलेगी। तो उससे होगा क्या कि जो स्टील बनाने वाली कंपनी है उसका सरिया अगर आज मिल रहा है 1 रुपए पर, 1 रुपए का एक सरिया मिल रहा है, उसकी कीमत तुरंत 3 रुपया 4 रुपया पर सरिया हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी कस्टमर को। तो गवर्नमेंट मतलब स्टेक पे कौन है, कस्टमर। गवर्नमेंट नहीं है यहाँ पे स्टेक पे, गवर्नमेंट तो डिसीजन मेकर। लेकिन एक तरह से जो मेरे आउटकम हो रहे हैं, मेरी एक्टिविटीज है, उसका इफेक्ट तो आएगा कस्टमर्स पे। कस्टमर्स पे इफेक्ट आएगा तो मान लो वो सब लोग प्रोटेस्ट करने लग रहे हैं, गवर्नमेंट पे इफेक्ट आएगा। तो गवर्नमेंट फिर इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर बन गया, डायरेक्ट नहीं है। समझ रहे हो तुम डिफरेंस।
मतलब गवर्नमेंट मेरे प्रोजेक्ट की वजह से स्टैक पे नहीं थी, लेकिन उसके जो इनडायरेक्ट आउटकम्स जनरेट हुए मार्केट के अंदर, उसकी वजह से वो स्टैक पे आ सकती है, लेकिन बहुत ही नेग्लिजिबल। कितना परसेंट मानोगे? 0.00 कुछ परसेंट मान लो, इतना परसेंट वो मेरे डिसीजन से इफेक्ट हो रही है, मेरे प्रोजेक्ट से इफेक्ट हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम मान लो कि मैं ऐसी जगह प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जहाँ पे गवर्नमेंट का डैम बनने वाला है और मेरे को एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है मेरे प्रोजेक्ट के लिए, तब गवर्नमेंट मेरे से रिक्वेस्ट करेगी आगे कि भाई आपकी जो कंपनी है आप कहीं और लोकेशन पे लगाओ, आई एम एट द स्टेक बिकॉज ऑफ योर प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरा आगे वाला जो भी अपकमिंग जो भी इस नदी पे बनने वाला है प्रोजेक्ट वो इफेक्ट होगा। ठीक है, इंडिया में तो ऐसा नहीं होगा, इंडिया में तो बोलेगी भाई हटा यहाँ से, मैं अपना प्रोजेक्ट लगाऊंगी। लेकिन बाहर की जो कंट्रीज है, यूएस वगैरह और बाकी जो कंट्रीज है, उसमें बहुत इंडिपेंडेंस होती है बिजनेसमैन्स को कि भाई तुम्हें इसीलिए वो इतनी ग्रो करती है ना, वहाँ पे गवर्नमेंट इतना इन्फ्लुएंस नहीं करती बिजनेसेस में, एवरीबडी कैन स्टार्ट देयर स्टार्टअप्स। पर यहाँ पे गवर्नमेंट के पहले प्रोजेक्ट्स, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं, प्लानिंग में आ रहा है कि नहीं हमारे ये, है ना, और हम जिसको प्रमोट कर रहे हैं उसमें है कि नहीं, तब तो इसको लोन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ये सब चीजें। आई थिंक मोटा मोटा समझ में आ गया तुम्हें स्टेक होल्डर के बारे में, सबको आ गया ना? 4 ही लोग दिख रहे हैं, सब हैं क्या? दीपक और जया, भाई मैं तो हूँ। क्वेश्चन है तो पूछ लो यार, बाकी लोग। भाई मैं भी हूँ। मैं भी हूँ। क्वेश्चंस वगैरह है किसी के? एक था कि जैसे अपन स्टेक होल्डर के बारे में देख रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट के स्कोप में है ना, इन सबको आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है? समझा नहीं क्वेश्चन अनिल। मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे अपन जो स्टेक होल्डर वाला देख रहे हैं ना, वो अपन उसके अंदर की प्रोजेक्ट का जो स्कोप है ना, उसके मतलब जो प्रोजेक्ट का स्कोप स्टार्टिंग में अपन जो मान के चलते हैं, उसके अंदर ये जो स्टेक होल्डर है इनको आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन इनसे अफेक्ट हो रहा है, ये क्यों जरूरी है उस स्टेज पर? ये इसलिए जरूरी है, मान लो तुमने अपना जो स्कोप डिफाइन किया उसमें आपने इंक्लूड ही नहीं किया एमडी को, केवल आपने सीएमडी से बात करके पूरा स्कोप बना लिया अपने प्रोजेक्ट का। अब जो एमडीज थे वो कह रहे हैं कि नहीं भाई मेरे को तो ये भी चीज चाहिए इसमें, है ना, भले ही आपने सरिया बना दिया, लेकिन सीएमडी बोल रहा है ये एमडी बोल रहा है फाइनेंस वाला कि मार्केट स्टडी ये बोलती है कि इस सरिये का कीमत इतना होना चाहिए कंपटीशन के लिए। लेकिन आपने जो बात की थी सीएमडी से ही की थी, आपने एक ही स्टेक होल्डर को कंसिडर किया था जो कि प्रोजेक्ट स्पॉन्सर था, और आपने बजट कंसिडर ही नहीं किया। अब आपने जो भी प्रोसेस का आउटलाइन बनाया कि भाई इस तरह से बनेगा, यहाँ से रॉ मटेरियल ये सब आएगा, उसमें आपने फाइनेंस को कंसिडर ही नहीं किया। तो एक स्टेक होल्डर से बात नहीं करने का इतना बड़ा आउटकम आएगा कि पूरा प्रोजेक्ट भी फेल हो सकता है। तो आपको इसीलिए सबसे जरूरी है कि आप क्लियरली आइडेंटिफाई करो कौन कौन आपके प्रोजेक्ट की वजह से स्टेक पर है। मान लो आपने सब कुछ प्लान कर लिया, एमडी से बात कर ली, सीएमडी से कर ली, कस्टमर्स से कर ली, जो भी बड़े वेंडर्स थे, स्पॉन्सर्स थे, उनसे कर ली बात, लेकिन आपने ऐसी जगह पे प्रोजेक्ट बनाने का प्रपोज कर दिया जहाँ पे गांव वाले तैयार ही नहीं है, जहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने लग रहा है। तो आपने चूंकि उनको, वो भी स्टेक होल्डर्स थे, लेकिन आपने उनको कंसिडर नहीं किया, कोई मीटिंग नहीं की, तो अब आपका प्रोजेक्ट तो ओवरऑल इफेक्ट होने वाला है ना उनके प्रोटेस्ट की वजह से। तो आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर हर एक स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करना होगा। इसीलिए यहाँ पे इतनी बड़ी डेफिनेशन दी है इसकी स्टेक होल्डर की कि कौन कौन कवर्ड है उसको। अब समझे? आई थिंक सब लोग अब समझ अच्छा, तो रहे ये जो चीज है, ये कस्टमर वगैरह का सीन है, इसको अपन ऐसे मान सकते हैं कि मतलब जो अपन मार्केट सर्वे या फिर मार्केट रिसर्च करते हैं वो इसी के अंडर आता है। वो भी मान सकते हैं, बड़े कस्टमर्स भी होते हैं कंपनी के, जैसे मान लो कि एचपी में, अगर मान लो ये तो एचपी किसी को दे रही है, बिटुमिन देती है, सप्लाई करती है गवर्नमेंट एजेंसीज को, तो वहां पे बुलाएगी, वो इनवाइट करेगी मीटिंग्स में कि आओ हम देखो ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इसमें इस क्वालिटी का, इस ग्रेड का मैं दूंगी तुम्हें प्रोडक्ट, इससे तुम्हारा मतलब तुम्हारी जो अपकमिंग सेल्स है इफेक्ट होने वाली है, हम इतनी प्राइस में कर सकते हैं। एडवांस बुकिंग्स होती हैं सेल्स की, है ना, बिल्डिंग कोई बनाने वाला प्रोजेक्ट है तो एडवांस बुकिंग होती है फ्लैट्स की बिल्डिंग्स में, है ना, तो उसके लिए आपको कस्टमर्स को बुला के भी मीट करना होता है। अगर आपके जो लार्ज सेक्टर है, जैसे पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, जैसे पेट्रोल है, तो मार्केट स्टडीज क्या बोलती हैं वो भी मैटर करता है ना,
पावर 100 तो का बेसिकली बनाना ये है, स्टेक होल्डर सभी को ही कंक्लूड करता है, भले वो कस्टमर हो, मतलब A to Z ऊपर से लेके नीचे तक, एंड तक, बिल्कुल पूरी बिल्कुल सप्लाई चेन में। बिल्कुल, ओके। है ना, यही स्टेक होल्डर है इन जनरल, तो यही है। अब बहुत सारे HR वाले भी स्टेक होल्डर का मतलब केवल MD समझते हैं, ठीक है, केवल CMD बैंड समझते हैं, या फिर कुछ अपर बैंड तक ही सीमित रहते हैं, वो अपने आप को स्टेक होल्डर कंसिडर नहीं करते। लेकिन इन जनरल डेफिनेशन यही है। फिर तुम अपनी डेफिनेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना कि सर लेकिन इसमें यह है कि अगर CMD है तो उसका परसेंट ऑफ स्टेक ज्यादा है कंपनी में, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, वो लाखों करोड़ों रुपया लगा रहा है प्रोजेक्ट में। जैसे जिंदल जी है, उन्होंने लगभग 4,000 करोड़ रुपया लगाया है प्रोजेक्ट में, तो वो स्टेक होल्डर तो है, लेकिन हम उनको सबके बराबर नहीं कर सकते। उनका सबसे ज्यादा स्टेक है कंपनी, उनकी सबसे ज्यादा लगी पड़ी है कंपनी में प्रोजेक्ट की वजह से, ठीक है। ये वर्ड हमेशा याद रखना, लगी पड़ी किस किस की है प्रोजेक्ट की वजह से, वो सब स्टेक होल्डर बनते जाएंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट स्पॉन्सर क्या क्या करता है वो बताया गया है। तो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर इज अ की स्टेक होल्डर फॉर एनी प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसके अलावा इसके क्या क्या काम होते हैं ये थोड़ा सा बताया गया है, मैं शॉर्ट में तुम्हें बता देता हूँ, इतने पॉइंट तो तुम्हें याद भी नहीं रहेंगे। सबसे पहले तो वही ऑथराइज करेगा आपके प्रोजेक्ट को कि हाँ भाई तुम लगाओ, मैं पैसा लगा रहा हूँ, मैं रिसोर्स दूंगा तुम्हें, तुम लगाओ प्रोजेक्ट, ठीक है। जो CMD होता है वो जनरली होता है स्पॉन्सर। चैंपियंस द प्रोजेक्ट, ठीक है, मतलब अप्रूव करना, रिजेक्ट करना, ठीक है। एंश्योर दैट सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट्स द प्रोजेक्ट टीम्स डिसीजंस एंड डायरेक्शंस, मतलब वही मैं कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। ऐसा ना हो कि लड़ पड़ रहे हैं आपस में सीनियर मैनेजमेंट के लोग, तो या फिर नीचे वाले लोगों को दबाया जा रहा है कि भाई तू करके दे। हैज द अथॉरिटी टू डिफाइन द स्कोप ऑफ द वर्क, भाई जो सबसे ज्यादा पैसा लगा के स्पॉन्सर कर रहा है उसको हक भी है स्कोप ऑफ वर्क डिसाइड करने का। प्रोवाइड्स द टीम प्रोजेक्ट टीम विद नेसेसरी रिसोर्सेस, उसकी जिम्मेदारी है कि लैंड अवेलेबल कराए। जैसे अभी कोरोना के टाइम पे मैन पावर अवेलेबल नहीं थी, तो हमारे CMD सर ने खुद अवेलेबल करवाई है ना। अप्रूव्स और रिजेक्ट्स द प्रोजेक्ट्स फाइनल डिलीवरेबल्स, अब मान लो प्रोजेक्ट लगेगा तो उसको अप्रूव कौन करेगा कि भाई लग चुका है प्रोजेक्ट, ये सब वो करता है, स्पॉन्सर करता है। एलिमिनेट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्स्ट्रक्शंस, जैसे मान लो कुछ गुंडे आके मतलब गेट वेट बंद करवा रहे हैं कंपनी का, इस तरह की चीजें भी हैंडल करता है ये, है ना। वॉचेस द ये सब छोड़ दो बाकी, ठीक है। ये मतलब तुम्हें ओवरव्यू मिल गया है कि प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कौन होता है। इस सेशन में ये तीन ही चीजें डिस्कस की हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम कैसे डिफाइन करना है, कैसे स्कोप बनाना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, और स्पॉन्सर क्या होता है, अभी तक ये डिस्कस कर लिया। अब ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने में अगेन वही चीज है कि आपको सब चीजों को पहले ब्रेनस्टॉर्म करके हर एक पहलू को कंसीडर करना है जितना ज्यादा हो सके। हर एक स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशंस आपके जितना ज्यादा पॉसिबल आने चाहिए, तब जाके आपका प्रोजेक्ट और ज्यादा डिफाइन हो पाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने के लिए एक स्मार्ट अप्रोच होती है। इसमें क्या आता है, व्हेन डिफाइनिंग योर जब आप अपने प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रहे हो, तब आपको ये स्मार्ट वर्ड याद रखना है। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव हो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड वो होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, और टाइम लिमिटेड होना चाहिए। इसमें एक एग्जांपल दिया है, वो पढ़ो। जैसे कि मान लो कि एक टास्क फोर्स है HR डिपार्टमेंट में, जिसको एक चार्ज मिला। उसको क्या टास्क मिला कि आपको डेवलप करना है न्यू हेल्थ केयर बेनिफिट प्लान, ठीक है। मतलब वही हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉय को, वो HR टीम को टास्क मिला कि भाई तुम्हें करना है। तो अब टास्क फोर्स जो डिफाइन करेगी इसको, कि इस टास्क को, ये टास्क है, देखो ये प्रोजेक्ट का नाम है, तो प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट के स्कोप से बहुत ज्यादा अलग होता है। किस टर्म में, कि अब देखो उन्होंने कैसे डिफाइन किया इस टास्क को, टू सर्वे
एक्शन ओरिएंटेड, ठीक है, सर्वे करना है, एक्शन ओरिएंटेड है। एटलीस्ट 6 प्रोवाइडर्स, स्पेसिफाई किया उन्होंने कितने प्रोवाइडर, who meet the department's minimum threshold criteria for service quality, measurable है, and to recommend action oriented at the June board of director meeting, time limit कर दिया, the 3 providers वापस specific किया that offers the best and broadest coverage at a cost that is at least 10% less realistic than the company's current per employee contribution measurable। समझे? तो देखो इन्होंने स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाई, कंपनी ने इनको एक टास्क दिया कि भाई अपने जितने भी एम्प्लॉई है ना, सबके लिए आप ऐसा मेडिकल इंश्योरेंस प्लान ढूंढ के लाओ जो मतलब हम अगले टर्म में उनको अवेलेबल करवा पाए। तो एचआर डिपार्टमेंट ने सबसे पहले डायरी में नोट डाउन किया ये स्टेटमेंट जो भी मैंने पढ़ा। इसमें वो सबसे पहले जा रहे हैं सर्वे करेंगे, भाई हम एटलीस्ट 6 ऐसे प्रोवाइडर ढूंढेंगे जो बेस्ट अवेलेबल कराते हैं मेडिकल पॉलिसी जिनकी बेस्ट है। उनमें से हम जो जून में मीटिंग होने वाली है ना, अगली मीटिंग जो होगी डायरेक्टर्स की, उसमें से हम 6 में से 3 उनको सजेस्ट करेंगे कि सर इनके जो है बेस्ट है मार्केट में और 10% लेस भी है, जो भी हमारा जो भी टोटल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है ना उससे 10% लेस भी है अवेलेबल इनका मार्केट प्राइस। तो रियलिस्टिक भी हुआ कि हाँ भाई ये रियलिस्टिक है कि ये इन्होंने क्यों चूज किए। और उसके बाद में ये जो एम्प्लॉय पर कंट्रीब्यूशन है ये मेजरेबल टर्म है, उनके कुछ स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है जिसको वो मेजर करके डिसीजन ले सकते हैं। तो आपको जो अपना स्कोप है ना वो ऐसे डिफाइन करना होता है। पर्ची में जो चिट मिलती है आपको ग्रुप टास्क में वो ये लाइन होती है। अच्छा, ये ऊपर वाले पॉइंट्स फिर से चलाना एक बार। स्मार्ट है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शन ओरिएंटेड, रियलिस्टिक एंड टाइम लिमिटेड। रोशन को भी नींद आ रही लग रहा है। नहीं यार, वो एक्चुअली मैसेज देख रहा था, क्लास है ना 4 बजे से। आज क्लास है क्या तुम लोगों की? चलो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा ये वाला, 2 ही मॉड्यूल कर लेते हैं फिर आज 8 में से। वैसे मेरा टारगेट था 4 करने का लेकिन 2 ही कर लेते हैं, ठीक है। तो स्मार्ट स्कोप आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, एंटिसिपेट ट्रेड ऑफ्स। अब देखो मैंने एक जीटी भी था इसमें, उसमें भी आया था, ये 2 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोप क्रीप एंड ट्रेड ऑफ। उसके बाद में और भी टर्म्स WBS वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको ना ट्रेड ऑफ करना पड़ता है 3 चीजों के बीच में। प्रोजेक्ट कोई भी देंगे ना आपको, एक प्रोजेक्ट मैनेजर को जो प्रोजेक्ट मिलता है 3 चीजों के बीच में ट्रेड ऑफ होता है, क्वालिटी, टाइम एंड कॉस्ट। अगर मान लो आपको बोल दिया किसी ने कि कॉस्ट नहीं दे सकता मैं तुम्हें, मतलब कॉस्ट तो उतनी ही है, मेरा बजट उतना ही है, तो तुम्हें या तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा या तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटर रिलेटेड है ये सब चीजें आपस में। अगर मान लो तुम्हें क्वालिटी बढ़ाने बोलेगा तो या तो टाइम बढ़ेगा या तो कॉस्ट बढ़ेगी प्रोडक्ट की, है ना। और मान लो अगर तुम्हें टाइम कम करने बोलेगा तो कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी या क्वालिटी कम करनी पड़ेगी। तो एक ट्रायंगल बनता है इनका, क्वालिटी, टाइम और कॉस्ट का। एक पैरामीटर वेरी करोगे तो बाकी 2 का रिलेशन भी बिगड़ेगा, ठीक है। आपके अंदर कम्युनिकेशन टैक्टिक्स होनी चाहिए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ये आगे आएगा लीडरशिप और मैनेजमेंट। थोड़ा सा ऊपर करना। इसमें ये एग्जाम्पल भी है ना, क्वालिटी, टाइम, कॉस्ट, ओके। है ना। एग्जाम्पल भी है कि आपका मैनेजर जो है आपको एक डाटाबेस को कंप्लीट करने के लिए इंसिस्ट करता है हाफ द टाइम में। तो मतलब जो ओरिजिनल एस्टिमेट था ना उससे हाफ टाइम में आपको करने बोल रहा है वो, कि इसको कंप्लीट करके दो, मेरे को नहीं पता कैसे भी करके दो। तो अब या तो आप उसको बोलो कि भाई मेरे को एक्स्ट्रा बजट दे, या तो आप उसको बोलो कि भाई या तो फिर मेरे जो फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। तो इन 2 में से किसी एक चीज में उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो भी आपको बोल रहा है कि आधे टाइम में करके। तो इस तरह से आपको ट्रेड ऑफ मेंटेन करना पड़ता है। तो जैसे मान लो कोई इंटरव्यू में मेरे को पूछ ले कि भाई कॉस्ट भी कम है, मेरे को क्वालिटी भी वही चाहिए और टाइम भी वही दूंगा, तो मैं बोलूंगा सर इम्पॉसिबल सी बात है,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में खुद ही बताते हैं कि ये ट्रेड ऑफ है सर, इनमें से किसी ना किसी में एक में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो अब तुम समझ पा रहे हो कि कुछ चीजें होती हैं प्रैक्टिकल जो मतलब फोर्स नहीं की जा सकती, ठीक है, भले आप उसके एम्प्लॉय हो, लेकिन ये एकदम फैक्ट बात है, ये ट्रायंगल एकदम फैक्ट है। तो तुम इन चीजों का रेफरेंस वहां पे ले सकते हो। फिर है स्कोप क्रीप। स्कोप क्रीप क्या होता है, कोई बताएगा स्कोप क्रीप क्या होता है? किसी को पता है इसके बारे में पहले से? आई थिंक ये तो सुनी होगी टर्म तुमने टीक्यूएम वगैरह में। शिव सर्च हाँ जी कर रहा भाई। है? किसी को नहीं पता? देखो स्कोप क्रीप क्या होता है, मान लो कि आज मैं स्पॉन्सर हूँ, मैं सीएमडी हूँ, ठीक है, और अनिल जो है प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, और बाकी हम सब लोग जो है वो एमडीज है, ठीक है। अब मान लो कि रोशन अनिल को बोले, मान लो इसको कुछ प्रोजेक्ट लगाने दिया, बिल्डिंग बनाने दिया, इसको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाती। अब बाद में रोशन आके बोल रहा है कि यार मेरे को मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के साथ ना एक टेम्पल भी चाहिए, भगवान का मंदिर भी चाहिए बिल्डिंग के अंदर ही, अलग से पोर्शन में, जहाँ पे पूरी बिल्डिंग के लोग आके पूजा वूजा कर पाए। तो अब अनिल कैसे करेगा इसको? वो कहेगा या तो बजट बढ़ाओ सर मेरा, कहेगा कि नहीं बजट बजट कुछ नहीं है, तू प्रोजेक्ट मैनेजर है, मैनेज करके दे, इतना बड़ा बिल्डिंग लगा रहा है, तू एक टेम्पल नहीं बना सकता है, ठीक है, इस तरह से बोल रहा है। अब ये अनिल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि उसको ये जो स्कोप क्रीप हुआ है इसको वो कैसे मैनेज करेगा। अगर वो हाँ बोल देता है तो बाद में वो मेरे पास नहीं आएगा बजट मांगने और टाइम मांगने, टाइम फिर भी मैं दे दूं पर बजट तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसने हाँ क्यों बोला, जब तब तो बोल दिया कर दूंगा, अब तू मना कर रहा है, कैसा प्रोजेक्ट मैनेजर है ना। तो इस तरह की चीजें जो होती है ना वो स्कोप क्रीप कहलाती है, कि आपने जो शुरू में प्रोजेक्ट स्कोप डिफाइन किया था, आपके स्टेक होल्डर हमेशा आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। आपका जो एमडी है, आपका जो एवीपी लेवल है, वो आपको हमेशा ज्यादा बोलेगा कि भाई ये भी कर दे, ये भी कर दे, चल ये कर रहा है तो इतना और कर दे। लेकिन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको ये चीजें एड्रेस करनी है और उनको बताना है कि भाई दिस वाज नॉट इन द स्कोप, ठीक है, एट द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अगर आप ये बढ़ाते हो तो मेरे को ये कॉन्सिक्वेंसेस है जो फेस करने पड़ेंगे, आइदर बजट विल ओवररन और आइदर द कॉस्ट विल ओवररन और द टाइम विल ओवररन। आपको उनको बताना है टाइम टू टाइम जब भी आपसे बोलते हैं कुछ एक्स्ट्रा करने को। तो आपने अगर स्कोप अच्छे से डिफाइन किया है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। और अगर उसमें लिखा था कि भाई टेम्पल वेम्पल अदर फैसिलिटीज कुछ भी इस स्कोप में नहीं है, इसके अलावा केवल बिल्डिंग बनाने के अलावा, तो फिर आप उनको बाद में जाके डॉक्यूमेंट दिखा के बोल सकते हो। तो स्कोप क्रीप में यही बताया है कि द स्कोप क्रीप stakeholders pressure a project management to do more than project plan originally called for. As you discuss your project with stakeholders, they may start defining project success in ever expanding terms, and they might start identifying more and more problems that they believe the project should solve. Suddenly, your list of objectives of the project has grown to alarming propositions. मतलब आपको वो बोलते जाएंगे, जैसे जैसे उनको प्रोजेक्ट बनता दिखेगा ना, कहेंगे भाई इसमें रेलिंग भी लगाओ, इसमें ये वाला पेंट कराएंगे, इसमें ये फैसिलिटी और दे देंगे बिल्डिंग में। लेकिन भाई जो अभी ये बोल रहे हैं, इन्होंने पहले बोला था क्या अपन को करने को? तो अपन ने तो जो भी बजटिंग की थी, जो भी टाइम मांगा था एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ये तो फिर बाद में मेरे पे ब्लेम डालेंगे, कहेंगे तू ला बजट तू कर, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि ये स्कोप क्रीप के अंदर आती है और आपको उसको अच्छे से हैंडल करना है अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में मिलके। To avoid getting caught up in scope creep, resist the urge to solve everybody's problem with your project, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है हमेशा, जरूरी नहीं कि भाई सीएमडी साहब आके बोल रहे हैं तो मैं कर दूंगा, हाँ सर हाँ मैं मिला दी तब, और बाद में फिर रो रहे हैं, ठीक है। आप उनको बताओ सर ये स्कोप क्रीप के अंदर जा रहा है, ये स्कोप में नहीं था, फिर वो स्टडी करेंगे स्कोप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में मिलके और रीडिफाइन करेंगे स्कोप को, और फिर आपको एक्स्ट्रा बजट, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अलोकेट किए जाएंगे, तब आप हाँ भरो, ठीक है। इसमें यही बताया गया।
ये प्रोजेक्ट मैनेजर की एक बहुत बड़ी कमी होती है कि वो प्रेशर में आके हाँ बोल देता है, बाद में फिर रोता है। You routinely see scope creep in projects of all sizes in every industry and sector. Various stakeholders ask the team to produce more and more as work progresses, without understanding the collective effect on the project schedule or budget. As a certified project management professional, consultant, and teacher with 30 years experience doing this work in all sectors, I can tell you that scope creep is all too common. And if left unmanaged, it will cause your project to fail. You'll risk going over budget, missing key deadlines, and delivering low quality outcomes, like a bug-ridden IT system or a faulty product. To avoid this, you need to get agreement on scope before launching your project. I've used two techniques to do this. If your stakeholders are clear about your project's goals, you can work with them to list what's in scope and what's not. You do this up front. What's in scope are the things required to achieve your project goal. Things are out of scope if they're not directly supporting the project goal or if there's not enough time or money to accomplish them. Let's say you're developing a marketing campaign for a new product. Creating printed collateral material to use during a customer visit is in scope, but getting the materials translated into different languages may not be. Perhaps it's something your local sales team can handle. Or if you decide it's in scope, be as specific as possible about those requirements. How many and which languages do you need? It may take some back and forth to agree on both lists, but work to finalize them before you start and then put them into the project charter. When stakeholders aren't certain about your project goal, you should turn to the second technique, establishing scope tolerance parameters or ranges for your general requirements. Suppose you're responsible for the installation of a new IT system. You might define a range for the number of people you need to serve at one time, or a range for desired response times. Launch the project with the ranges, but at predetermined milestones, like prototype testing or code freeze. Meet with your stakeholders to review the ranges. Then use what you and your stakeholders have learned so far to define more specific targets within the range. This technique lets everyone get familiar with the project's opportunities and challenges before setting goals in stone. These systems, creating in-scope, out-of-scope lists, or setting ranges for your requirements, take some time and effort up front, but they pay big dividends by boosting the chances that your project will succeed on every critical front: cost, schedule, and quality. समझ आया ना सबको? उसने क्या बताया? उसने बताया कि भाई इसको क्रीप को मैनेज करने के दो तरीके हैं। या तो तुम ऐसे लिस्ट बना लो जिसमें क्या है स्कोप में और क्या नहीं है, ताकि शुरू से ही सारी चीजें क्लियर हो। या फिर आप कुछ पैरामीटर की रेंज सेलेक्ट करो। जैसे मान लो कि अगर मेरे को 1000 प्रिंट आउट बनाने हैं किसी भी कॉपी के, तो मैं 1000 ही बनाऊंगा कि 1200 तक बना सकता हूँ, ताकि अगर मान लो बाद में बोले कि 50 एक्स्ट्रा कॉपी हैं जो हमें जो भी मीटिंग में आएगा उनको फ्री देनी है, तो वो उसमें आ सके। ठीक है, तो ये दो तरीके इसने बताए। तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, तो फिर आगे बढ़ते हैं। किसी का डाउट हो या इनपुट हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि आपको ना प्रोजेक्ट रिसोर्सेज को एस्टिमेट करना पड़ेगा कि कितना रिसोर्स मैं यूज करने वाला हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। तो आपको उसके लिए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, WBS बोलते हैं इसको। अगर आप बोल रहे हो कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहीं सीखा है तो डेफिनेटली WBS और PBS पूछेंगे आपसे। ठीक है, WBS क्या होता है कि आपको एक प्रोजेक्ट मिला था, एक टास्क, उसको आपको 2-3 मेजर टास्क में तोड़ना है।
फिर उसको उन मेजर टास्क उसको भी सब टास्क में डिवाइड करना है, और सब टास्क को भी इंडिविजुअल टास्क में डिवाइड करना है। मतलब जितना माइक्रो प्लानिंग तुम कर सकते हो, जितना माइक्रो ब्रेकडाउन कर सकते हो अपने वर्क को, उतना करो। जैसे मान लो मेरे को इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, ये मेरा प्रोजेक्ट है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, अपना जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड, HR, टेक्निकल और वेबसाइट। ठीक है, HR में पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस, टेक्निकल में मेरे डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन, और वेबसाइट में मेरा HPCL से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सब। अब इसके बाद में मैंने HR को भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया, सब टास्क में डिवाइड किया। पहला है मेरा इंट्रोडक्शन, हॉबीज, अदर से रिलेटेड चीजें। दूसरा है मेरा जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है उससे रिलेटेड चीजें। और तीसरा है कि मेरा जो गोल्स हैं और जो भी करियर मतलब करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे रिलेटेड। अब ये हो गया सब टास्क। अब इसके अंदर भी हॉबीज को मैंने इंडिविजुअल टास्क में डिवाइड किया कि हॉबीज पे भी मेरे को इंडिविजुअल रिसर्च करनी है, इंट्रो को अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये होती है WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ऐसे ही मैं टेक्निकल में भी करूंगा, ऐसे ही मैं वेबसाइट में भी करूंगा कि एक दिन अबाउट अस कर लिया, एक दिन R&D कर लिया। इस तरह से इसको पूरा मैनेज करेंगे। जितना ज्यादा माइक्रो प्लानिंग में आप जाओगे उतना अच्छे से आपको प्लान करने के लिए मिलेगा। आप केवल ये सोचोगे कि वेबसाइट करनी है तो आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि एट अ टाइम क्या करना है। आपको प्लान करनी होती है WBS के थ्रू चीजें इन प्रोजेक्ट। जरूरी नहीं कि ये WBS जो है आपका वो एकदम एक्यूरेट ही बना हुआ, लेकिन आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाना चाहिए कि भाई ये चीजें तो करनी है। हो सकता है आप शुरू में जब स्टार्ट कर रहे हो, आप जब बिल्डअप फेज में हो प्रोजेक्ट के, तब आप गलत बना दो। कुछ हो सकती है एक्टिविटीज जो बाद में और ब्रेकडाउन रिक्वायर करें, तो उसको आप बाद में अडेप्टेबल अप्रोच के साथ में उसको एडिट कर सकते हो। लेकिन एट द स्टार्टिंग आपको कुछ आइडिया देती है कि किस तरह से रिसोर्सेज लगने वाले हैं और कितना रिसोर्स हमें एट अ टाइम चाहिए होगा इन द प्रोजेक्ट फेज। आपको ये क्वेश्चंस जनरली पूछने होते हैं, what tasks have to be completed to accomplish activity X। इसको पूछते जाओ जब तक कि लास्ट इंडिविजुअल टास्क में डिवाइड नहीं हो जाए। उसके बाद एस्टिमेट करो कि कितना टाइम लगेगा सारे सब टास्क को पूरा करने में। एस्टिमेट करो कि कितना बजट लगेगा, या फिर पर्सन पर आवर, मैन पावर रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं। और उसके बाद में स्किल्स भी आपको कंसिडर करनी है कि ईच सब टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है, उसी के हिसाब से आप अपनी टीम बना पाओगे। तो ये जो 5th क्वेश्चन है ना, इससे आप अपनी टीम बिल्डअप करोगे बिल्डअप फेज में, और बाकी जो 4 चीजें हैं ना उससे आप प्लान डेवलप करोगे। तो बिल्डअप फेज में मैंने 2 चीजें बताई थी, डेवलपिंग अ शेड्यूल प्लान, और सेकंड चीज थी डेवलपिंग द टीम। तो टीम आप 5th क्वेश्चन से डेवलप करोगे आफ्टर वर्क ब्रेकडाउन इज क्रिएटेड, और बाकी जो 4 क्वेश्चन है उससे आप डेवलप उससे आप शेड्यूल जो है, शेड्यूल प्लान जो है प्रोजेक्ट का, जो कि आप इम्प्लीमेंटेशन फेज में यूज करने वाले हो, वो डेवलप करोगे। समझ आया सबको? लिंक हुई ना चीजें पीछे से? यस यस। अब देखो यहाँ पे सैंपल WBS दिखाया है, ठीक है, ये इसकी जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। इसमें बस तुम ये देख लो, मेजर टास्क था उसको सब टास्क में, फिर उसको और छोटे टुकड़ों में, उसको एकदम माइक्रो में डिवाइड कर दिया कि इस एक्टिविटी में इतना टाइम लगेगा, है ना। इसमें कोई स्पेसिफिक एग्जांपल लिया नहीं है, वो छोड़ दो। जो भी मोटी बात थी ना वो मैंने तुम्हें बता दी है इसमें। इंटरव्यू वाला एग्जांपल याद रखना, ठीक है। फिर आप वही ऑब्वियसली रफ एस्टिमेट ही बनेगा, क्योंकि आपने जो डोंट वरी अबाउट डिटरमाइनिंग द ऑर्डर इन विच द प्रोजेक्ट टास्क इन योर WBS आर परफॉर्म एट दिस स्टेज, दिस WBS इज इनफ फॉर रफ एस्टिमेट्स, ठीक है। फिर इसने बताया है कि आप कैसे एस्टिमेट कर सकते। अब भाई जब WBS बना लिया तो डिटेल शेड्यूल प्लान के लिए आपको 3 चीजें एस्टिमेट भी करनी पड़ेंगी। वो क्या है? टाइम है, कॉस्ट है, और स्किल है। तो टाइम को कैसे आप क्या बोलते हैं एस्टिमेट करोगे? आप एक्सपीरियंस यूज करोगे। आप एस्टिमेट्स को एस्टिमेट्स ही रहने दोगे, एकदम हार्ड ड्रॉन नहीं करोगे। जैसे मान लो कि कोई काम 5 दिन में हो सकता है, आपका एस्टिमेट बोल रहा है,
जरूरी नहीं 5 में ही हो जाएगा, आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रखो अपना शेड्यूल, ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं करना है इसको। 7 दिन लेके चलो आप टाइम, कि चलो 5 दिन में होता है यूजुअली, तो 7 दिन में होगा, 1 वीक लगेगा। ठीक है, अजम्पशन जो भी बना रहे हो ना उसको क्लेरिफाई करो, ताकि बाद में अगर वैसा ना हो एज पर द प्लान, तो आप वहां पे दिखा पाओ कि सर ये अजम्पशंस थे इसलिए हमने ये प्लान बनाया था। वहां पे बाद में मत बताने लगो कि मैंने तो ये सोच के बनाया था। आप लिखो पहले ही, बिल्डअप फेज में लिखो, इम्प्लीमेंटेशन में बाद में जाना। और पेड मतलब होता है पेडिंग टाइम, टू रिड्यूस द रिस्क दैट अ टास्क विल टेक लॉन्गर देन द शेड्यूल अलाउस। ठीक है, तो पेडिंग टाइम रखो, कोई एक्टिविटी 5 दिन की है तो उसको 7 दिन का टाइम लेके चलो, बफर टाइम बोलते हैं। और उसके अलावा जो कॉस्ट और स्किल है वो अपने आप फिर आपको मिल जाएगी इस एनालिसिस से, कि जब आपने किसी एक्टिविटी का टाइम अच्छे से थोड़ा सा एनालिसिस कर लिया ना, तो आप उसकी कॉस्ट और स्किल सेट जो रिक्वायर है ना, वो अपने एक्सपीरियंसेस से और अदर के एक्सपीरियंसेस से भी पता कर सकते हो। लेकिन टाइम को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद है ये लास्ट चीज है प्रोजेक्ट चार्टर। तो प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है, व्हाई यू नीड इट। A project charter spells out the nature and scope of the work and management's expectation for the result. इस चार्टर के अंदर सब चीज आ जाती है, इसमें शेड्यूल आ गया जो आपने बनाया, WBS आ गया इसके अंदर, इसमें स्किल सेट जो रिक्वायर्ड है वो आ गया, आपका जो स्कोप था प्रोजेक्ट का वो आ गया, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन आ जाती है इसके अंदर, और प्रोजेक्ट मैनेजर भी प्रोजेक्ट चार्टर में ही अपॉइंट होता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए ये बंदा अनिल जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर है, इस चार्टर में साफ साफ लिखा होता है। ठीक है, तो कोई पूछ ले प्रोजेक्ट मैनेजर को कौन अपॉइंट करता है, प्रोजेक्ट चार्टर अपॉइंट करता है। ठीक है, यहाँ पे ही प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम ऑफिशियली लिखा जाएगा डॉक्यूमेंट्स में कि भाई ये इस प्रोजेक्ट चार्टर कोई एमडी में से होता है या कोई अलग? क्या प्रोजेक्ट चार्टर ये जो होता है ये एमडी ही होते हैं या फिर कोई और? नहीं, प्रोजेक्ट चार्टर मतलब वो चार्ट टाइप का बनता है, ये रिपोर्ट टाइप की बनती है, तो अपॉइंट जो करता है ना उस प्रोसेस का नाम है प्रोजेक्ट चार्टर। हु अपॉइंट्स द प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट चार्टर इज प्रोजेक्ट मैनेजर इज अपॉइंटेड बाय द प्रोजेक्ट चार्टर प्रोसेस। ठीक है, प्रोजेक्ट चार्टर एक डॉक्यूमेंट हुआ ना, हाँ डॉक्यूमेंट है। तो फिर मैं जब ये इसमें जो बोल रहा करते हूँ, हैं MD मैं जब बोल रहा हूँ कि प्रोजेक्ट चार्टर अपॉइंट करता है प्रोजेक्ट मैनेजर को, वहां पे मेरा मीनिंग ये है कि जो भी इस प्रोजेक्ट चार्टर को बनाने वाले हैं वो सब मिलके प्रोजेक्ट मैनेजर को इस चार्टर में ऑफिशियली अनाउंस Appoint करेंगे। हाँ। ठीक है, और अब हो ये सकता है जिनका कि काम होता है प्रोजेक्ट, वो एमडीज होते हैं। हाँ प्रोजेक्ट मैनेजर खुद इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, जो लिख रहा है अपना नाम वो खुद ही बना रहा हो चार्टर, पॉसिबल है। इसीलिए मैंने बोला कि किसी एक टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाते हुए कि स्टेक होल्डर अपॉइंट करेंगे कि स्पॉन्सर करेगा, प्रोजेक्ट चार्टर अपॉइंट्स द प्रोजेक्ट मैनेजर, अब वो चार्टर बनाने वाले जो भी हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है, हाँ जो भी प्रोजेक्ट में टुकड़े टुकड़े कर देंगे हम, ठीक। हाँ लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट चार्टर है, प्रोजेक्ट चार्टर बनने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर हमने अपॉइंट किया है, ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चर जो तोड़ना था या फिर मतलब स्पेसिफिकली बोले तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो डेवलप करना था, वो तो काम प्रोजेक्ट मैनेजर का है ना। देखो, तो आपने आज से प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, स्पॉन्सर एमडी वगैरह सब मिलना चालू है कि भाई इस एरिया में बिल्डिंग बनानी है। अब आपने मान लो अनिल को भी अपना अपन ही ग्रुप है, मान लो अपन ही लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि बिल्डिंग बनानी है, अनिल अपने साथ शुरू से है। अब अपन क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, स्कोप डिफाइन कर लिया, उसके बाद WBS बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि प्लान बनाना है, शेड्यूल्ड प्लान बनाना है इम्प्लीमेंटेशन फेज के लिए, और प्रोजेक्ट वही टीम बनानी है। मेरा क्वेश्चन तो ये है कि जो ये अनिल जो है अभी अपने साथ इन्वॉल्व होकर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाएगा, स्किल सेट बनाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट चार्टर में आपको WBS भी तो डालना है। तो WBS फिर बनवाओगे किससे आप, तो पहले वही तो WBS मेरा क्वेश्चन बनेगा। है। हाँ तो अनिल हाँ बनाएगा वही ना, जरूरी थोड़ी ना अपन प्रोजेक्ट चार्टर मतलब WBS बनाने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर ढूंढने निकल रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी वो ही तो टीम का आइडियल कोई केस बंदा है ना। प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी ही टीम का कोई बंदा है, लेकिन वो सारी वर्कआउट करेगा, जरूरी नहीं प्रोजेक्ट मैनेजर ही करे WBS का पूरा वर्कआउट, हम भी कर सकते हैं, MDs भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सारा जब हो जाएगा तब हम जो अपने ग्रुप है उसमें से किसी एक बंदे को अपॉइंट करेंगे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है। और अगर मान लो बाहर से भी हायर करना पड़े तो बाहर से भी कर सकते हैं, अगर WBS वगैरह हम बना लें तो। ऐसा भी तो हो सकता है कि अनिल अनिल नहीं हो, कोई और प्रोजेक्ट मैनेजर हो जो बाद में आए। लेकिन जितनी पॉसिबिलिटी रहती है स्टार्टिंग में, जो भी प्लानिंग वगैरह फेज होता है उसमें साथ में रहता ही है वो आदमी, जो रहता थोड़ा ही है बहुत वो, मैनेज कर। प्रोजेक्ट नहीं, मैनेजर। मैंने एक बार पढ़ा था। मैंने जब वो प्रोजेक्ट मैनेजर मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये जो प्रोजेक्ट चार्टर है ना, उन्होंने अभी जो मेरे क्वेश्चन था कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ से होगा वो एक आइडियल केस है, ठीक है, कि प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ पे अपॉइंट मतलब होता ही होता है, लेकिन वो एक आइडियल, इससे पहले भी वो अपॉइंट हो सकता है, इसकी मतलब कोई ऐसा नहीं कि उससे पहले वो नहीं आएगा, इससे पहले भी वो आ सकता है। हाँ, इससे पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, छोड़ के भी जा सकता लेकिन ऑफिशियली यहाँ पे वो अनाउंस होगा कि यहाँ आज मतलब इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर आप हुए, है ये। जो भी होगा नाम, एक अच्छा, ऑफिशियल इसको डॉक्यूमेंट ये वैसे समझ सकते हैं कि हाँ आप पॉलिटिक्स वाले से, कि पहले पता होता है कि ये भाई बंदा खड़ा देखो, हुआ लेकिन नाम नहीं आया, 3 दिन बाद में मिला। अगर मैं स्पॉन्सर हूँ तो मैं WBS खुद बनाना नहीं चाहूंगा, मैं पहले से ही प्रोजेक्ट मैनेजर बुला लूंगा कि भाई तू ये काम करके दे। अगर मेरे को सारा WBS वगैरह जो भी इसने शेड्यूलिंग बजटिंग किया वो सब पसंद आया तो मैं इसको अपॉइंट करूंगा, नहीं तो मैं किसी और प्रोजेक्ट मैनेजर को ढूंढूंगा कि भाई पहले तू WBS बना के दे और शेड्यूलिंग कर, बजटिंग कर, स्किल सेट रिक्वायर्ड जो है वो डिफाइन कर। अगर मेरे MDs को पसंद आया तो प्रोजेक्ट चार्टर फाइनल करके आपने जो WBS बनाया उसको डालेंगे और आपका नाम डालेंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट मैनेजर है, इसके अंडर में ये WBS है, ये शेड्यूलिंग है इसका, ये बजटिंग है, ये स्किल सेट इसको चाहिए और ये रिसोर्स ये चाहिए, ये बता रहा है। इसका नाम वहां पे इसीलिए डाला है ना क्योंकि भाई इसकी कंसिडरेशन में ये सब चीजें डिफाइन हुई है। ऐसा नहीं होगा कि मैं WBS अपना बना के प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट करके उसको फोर्स कर रहा हूँ कि भाई तू ये बना के दे। ऐसा नहीं होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर ही WBS बना के देगा, पहले वो बना देगा, बाद में उसका नाम प्रोजेक्ट चार्टर में आ जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पहले मैंने अपना WBS बना लिया अपनी टीम के साथ में मिलकर और अब मैं शिव को बाहर से, प्रोजेक्ट मैनेजर है ये, इसने कोर्स कर रखा है, प्रोजेक्ट मैनेजर बोल रहा है खुद को, अब इसको बुलाऊंगा, इसका नाम चार्टर में डालूंगा और कहूंगा देख ये चार्टर पढ़ ले भाई, इसमें WBS है, ये इतना इतना बजट दे रहा हूँ तेरे को, अब तू मेरे को करके दे प्रोजेक्ट। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो मैनेजर बनाएगा खुद का WBS, दैट पर्सन इज अकाउंटेबल फॉर एनी कंटिजेंसी, एनी शेड्यूलिंग, एनी बजटिंग चेंजेस। अगर वो बाद में लेकिन आके मेरे को ये भी बोलेगा, सिचुएशन तो हो सकता है कि जो मतलब जो पहले प्रोजेक्ट मैनेजर था उसमें उसको कुछ एग्री करना स्टेटमेंट पड़ेगा ना, करता हो। पहले उसको एग्री हाँ, करना पड़ेगा कि भाई एग्री जो करना पड़ेगा, WBS है ये मेरे को ये मतलब सब एक्सेप्ट, हमारे ये सब। हाँ एक्सेप्टेबल है मेरे को, ये मैं भी कर सकता हूँ ये काम। लेकिन हाँ, जबरदस्ती ऐसे आप किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर को दोगे तो आप अपना प्रोजेक्ट जो है उसको क्या बोलते हैं डाउनफॉल की तरफ लेके जाते हो, क्योंकि भाई उसकी प्लानिंग थोड़ी ना थी। अगर किसी को लगता है कि मैं 5 क्रेन्स में बिल्डिंग बना सकता हूँ और किसी मैनेजर को लग रहा है कि 5 नहीं लगेंगी, 6 क्रेन लगेंगी इस टाइम में कंप्लीट होने के लिए, तो मैनेजर टू मैनेजर कैपेबिलिटीज डिफर कर गई ना। एक्सेप्टेबल होना चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर को, अल्टीमेट बात यह है, भले कोई भी बनाए, पर आइडियल सिचुएशन में एक प्रोजेक्ट मैनेजर को ही बनाना चाहिए WBS। ठीक है। अब देखो चार्टर में क्या क्या होता है, प्रोजेक्ट का मिशन स्टेटमेंट होता है, आउटलाइन होती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर का नाम होता है, प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होती है प्रोजेक्ट गोल और हायर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में, टाइम फ्रेम होता है, वर्क माइलस्टोन्स होते हैं, रिसोर्स होते हैं कि क्या क्या होंगे अवेलेबल प्रोजेक्ट टीम के पास, कंस्ट्रेंट्स होते हैं, अजम्पशंस होते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स होती है और मेजर रिस्क होती है। ठीक है। ये सब चीजें होती हैं इसके अंदर। इसमें इन्होंने ये नहीं लिखा कि प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम होता है क्योंकि ये अज्यूम कर रहे हैं हार्वर्ड वाले कि प्रोजेक्ट मैनेजर ही WBS बना रहा है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा उसका नाम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। लेकिन जो भी ESE UPSC की बुक्स पढ़ोगे उसमें सेपरेटली लिखा हुआ है ऐसा कि प्रोजेक्ट चार्टर अपॉइंट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है। उसके बाद लिखा है वंस यू हैव डेवलप्ड अ प्रोजेक्ट चार्टर यू विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल स्टेक होल्डर्स। ठीक है। लेकिन जनरली होता है कि जो भी मेजर स्टेक होल्डर्स होते हैं ना उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट होता है, गांव वाले को नहीं जाते हम कि भाई
ये हमारा प्रोजेक्ट चार्टर है, तुम देख लो, है ना। और you will also distribute it to the project team members once you have assembled your team। ठीक है, अभी तक टीम नहीं बनी है प्रोजेक्ट की, अब बनाएंगे हम। प्रोजेक्ट मैनेजर अब बन चुका है ऑफिशियली, अब मैं अपनी टीम चूज करूंगा अगर मैं प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट हुआ हूँ। तो अब फिर जब मेरी टीम बन जाएगी ना, उसको मैं ये चार्टर देके समझाऊंगा कि देखो ये टीम गोल है अपना, इसको अचीव कर। आई थिंक कि सबको समझ आया होगा ये सब। डिवीजन मैनेजर गाइड करता है प्रोजेक्ट को। दीपक, जो तुम बोल रहे हो ना, वो प्रोजेक्ट के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स में आते हैं। मैट्रिक्स मैनेजर्स होते हैं, फंक्शनल मैनेजर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। वो बहुत ही अलग स्ट्रीम है। मैं अभी जनरल ओवरव्यू बता रहा था प्रोजेक्ट का, जो भी मतलब जनरली फॉलो होता है। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन का क्या मैट्रिक्स है ना, वो डिपेंड करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पे। कितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल मैनेजर है उस पर ज़्यादा पावर है, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर पे ज़्यादा पावर है, उसके हिसाब से पावर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड होती है। वो सब चीज़ें बहुत अलग चीज़ है। दीपक गया शायद ये। हाँ, दीपक मैसेज टाइप किया था ना, उसका मैं रिप्लाई बता रहा था। हाँ नहीं अभी है नहीं वो, इसलिए। तो कुछ डाउट है तो पूछो। 2 मॉड्यूल तो हो गए, 8 है, 6 बाकी हैं। कैसा लग रहा है तुम्हें? पहले तुम जनरल फीडबैक दे दो। बोरिंग है या फिर मतलब कम इम्पोर्टेंट लग रहा है, कैसा है, क्या सीन है? भाई मजा आ गया। लग रहा अब अपना भी बिजनेस खड़ा कर सकते हैं हम लोग। नहीं एक्चुअली अगर एक्चुअली HPCL भले इंटरव्यू में किस वे आप में भाई- काम देना दे, ये जीटी के लिए है ना, एक जो अपन जिसमें बात करते हैं स्ट्रक्चर में होना चाहिए, सारी चीजें स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, तो ये एक पूरा फ्रेमवर्क दे रहा अपन को। तो मेरे हिसाब से तो काफी सही लगा मुझे। एकदम सही है, मतलब जीटी के लिए भी सही है। अगर फ्यूचर में अगर HPCL में नहीं हुआ आगे भी काम हाँ आएगा वो ये। तो है ही है। हाँ, भाई मतलब ये जो अपना लर्निंग बिजनेस है ना, करने में तो मजा आ जाएगा। ये तो तुम कभी कुछ छोटा मोटा स्टार्टअप करोगे ना, तो उसमें भी ये एप्लीकेबल है। इतना तो तुम्हें वहां पे भी करना पड़ेगा अगर तुम्हें एक सही में मतलब सिस्टम से चलना है। नहीं तो क्या होता है, रैंडमली तो कोई भी अपना स्टार्टअप स्टार्ट करता ही है। लेकिन ये सिस्टम बनाएगा, जैसे अपन बात करते हैं ना पॉलिसी कैसे बनी, एमडी क्यों इम्पोर्टेंट है, एमडी की सुनना क्यों इम्पोर्टेंट है। अब तुम इसमें देख रहे हो, अब प्रोजेक्ट टीम तो अब बनेगी, है ना। उसका काम तो ये है कि भाई चार्टर में जो लिखा है ये करना है। चार्टर किसने डिसाइड किया? एमडीज ने किया, स्टेक होल्डर्स ने किया। तो जो जीटी वगैरह में अपन जनरली मिस्टेक करते हैं कि मैं सजेशन दूंगा एमडी को, भाई तुम सजेशन तो तब दोगे जब तुम पैदा हुए होगे, तब तक तुम तो पैदा ही बहुत बाद में हो रहे हो, है ना। जब बजटिंग बिल्डअप फेज पूरा हो गया तब तुम पैदा हो रहे हो, प्लानिंग में तो तुम थे ही नहीं और तुम सजेशन देने जा रहे हो। ठीक है, तो अच्छा ये पॉइंट वैलिड नहीं होता कभी भी कि हम अपने हायर अथॉरिटीज उनको उनसे ये करेंगे यार उनसे ये वो हो करेंगे। सकता है ना यार, एक चीज और हो सकता है ना कि मतलब जो पॉलिसीज मिलके बना रहे हैं ना वही उसके मेंबर्स भी हो सकते हैं मे बी। मतलब मैं ये कह रहा था कि मतलब जैसे मान लो जो 5-6 इंजीनियर मिलके ही ये सारी पॉलिसी बना रहे हैं, तो मे बी वही उस मतलब प्रोजेक्ट को लीड भी करे आगे चल के वही मतलब। एमडी ही तो प्रोजेक्ट ये पॉलिसी बनाता है अपना। मतलब तुम प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या मीनिंग समझ रहे हो अभी? अपन जो बन के जा रहे हैं ना, अपन प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है भाई। मैं बताऊं तुम्हें, अपना जो मैनेजर होगा जिसको अपन रिपोर्ट करेंगे ना, यहाँ पे वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं है। यहाँ पे जो एमडी है ना, वही प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं। उसके अलावा जितने भी हैं नीचे, भले वो किसी भी पोस्ट में हो, सबके सब प्रोजेक्ट लीडर्स हैं। तुम्हें बाद में डेफिनेशन समझ आएगी। हर प्रोजेक्ट लीडर अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो मैं हाँ, मेरे को लगा विष्णु तुमको इसमें तो थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो रहा कि जो तुम अपने मतलब जो पेट्रोलियम से रिलेटेड सोच रहे हो कि वो तो तुम्हारा वो जो मैनेजर है, मैनेजर अलग हुआ, प्रोजेक्ट मैनेजर अलग हुआ। प्रोजेक्ट मैनेजर मान लो कि तुम्हें रिफाइनरी इरेक्शन करना है, कमीशन करना है, तो उस समय जो प्रोजेक्ट मैनेजर आएगा ना, वो प्रोजेक्ट मैनेजर की बात अभी हो रही है। इसको मैं भी शुरू में जब सही कर कहा। रहा था ना ये कोर्स, तो मैं भी उसी से मतलब कंपेयर करके कंफ्यूज आ जाता था कि भाई अपना मैनेजर तो क्या कर रहा है पता नहीं, ये तो फालतू मैनेजर है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है सब। सही है। फिर मैंने मुझे भी लग बाद रहा में था जब एक इसको बार इसकी बनाना, हायरार्की देखी जाए तो क्या होगी इन हिरार्की कंपनीज में की? अगर इसको देखोगे तो सबसे पहले प्रोजेक्ट स्पॉन्सर,
फिर प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो एमडी ग्रुप बनाते हैं, और उनके नीचे प्रोजेक्ट लीडर्स आते हैं। ठीक है, जैसे मान लो रिफाइनरी के जो अभी हैं अपने एमडी में जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर फॉर द रिफाइनरी है। ठीक है, लेकिन उनके अंडर में जितने भी अब आएंगे रिफाइनरी के अंदर, जितने भी बड़े बड़े वीपी है, वीपीज और जो भी होंगे, जो भी उनके अंडर में आ रहे हैं, सब के सब प्रोजेक्ट लीडर है। तुम देख लेना। एक मेरा क्वेश्चन है, हाँ, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर की बात मैनेजर कर रहे हैं अभी हम लोग, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर से अभी आपने बताया नहीं कि रिफाइनरी का प्रोजेक्ट मैनेजर, ये तो प्रोजेक्ट बन चुका है ना, अब तो जो होगा हाँ, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ ही नहीं। देखो प्रोजेक्ट तो बन चुका है। समझाता हूँ। कोई भी चीज है, चाहे वो ऑपरेशन, देखो तुम्हें एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, चाहे वो प्रोजेक्ट तुम नया नहीं कर रहे हो, कुछ उसमें नई चीजें नहीं लगा रहे, लेकिन एक प्रोसेस तो चल रही है ना, आउटकम तो आना है ना उसका। उस प्रोसेस का कुछ आउटकम है, डिलीवरेबल डिफाइंड है, उसका स्कोप भी डिफाइंड है कि इतनी क्वालिटी में मेरे को चाहिए, तो वो भी प्रोजेक्ट है, लेकिन वो ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है। एक पूरा जो ब्राउन फील्ड ग्रीन फील्ड होता है, इसको तुम जब प्रोजेक्ट बनाते हो, इसमें तुम नई मशीनरी लगा रहे हो, नया नया चीजें इंस्टॉल कर रहे हो, ये एक प्रोजेक्ट है। इसका आउटकम क्या है कि मेरी रिफाइनरी बन के निकलेगी। लेकिन जो डे टू डेट में प्रोसेस रिफाइनरी है, जो ऑपरेशनल है, उनके आउटकम अलग है, उनका फाइनल प्रोडक्ट है। तो है तो वहां पे भी वो मैनेजर ही, लेकिन वो लोग उसको, मैनेजर कहलाएगा मेरे ख्याल से, प्रोजेक्ट नहीं मैनेजर। नहीं वही बता रहा हूँ, लोग उसको कंफ्यूज होते हैं। उसको प्रोजेक्ट मैनेजर बोलने की जगह उसको ऑपरेशनल मैनेजर और मेंटेनेंस मैनेजर बोलते हैं, है ना, हाँ, प्रोसेस मैनेजर मैनेजर। बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट लेकिन मैनेजर तुम मेरे ख्याल से एग्जैक्ट अभी अपन ने जो प्रोजेक्ट का डेफिनेशन तुम शायद लेट आए थे, उसमें लिखा है कि जो कॉमन गोल की तरफ ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ सर्टेन टाइम लिमिट बाउंड होकर काम करता है, उसको प्रोजेक्ट कहते हैं। अब उसके अंदर सब आ गए, ऑपरेशनल एलिमेंट्स भी आ गए, जनरल प्रोसेसेस जो है वो भी आ गया है। अगर मान लो जनरल प्रोसेस में थोड़ा सा इनोवेशन होना है, वो भी एक अलग प्रोजेक्ट बन जाएगा। तो हर एक जगह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन सेम है। इवन हाँ, तुम अगर ऑपरेशन में, मान लो कि कोई पूछे कि मान लो कि ट्रेन चल रही है तुम्हारी, ठीक है, ट्रेन का चलना है, तो ये एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट तो नहीं हुआ ना। नहीं ये एक प्रोजेक्ट है, लेकिन ये एक ऑपरेशन बन चुका है, क्योंकि इसमें हम नई चीजें कुछ नहीं कर रहे, इसलिए लोग इसको प्रोजेक्ट की तरह कंसिडर नहीं करते। लेकिन यहाँ पे भी जो रोल है मैनेजर का, वो प्रोजेक्ट मैनेजर का ही है। ठीक है, लेकिन कंफ्यूजन कहाँ होती है, हम ये समझते हैं कि प्रोजेक्ट में हर बार हम कुछ नया ही करेंगे, जरूरी नहीं है कि हम हर बार प्रोजेक्ट में कुछ नया ही करें। एक्चुअली मुझे क्या लगता है, जो हमने मतलब पढ़ा था उस हिसाब से, तो हमने तो यही पढ़ा था कि प्रोजेक्ट और ऑपरेशन दो चीजें होती है, जिसमें ऑपरेशन वो होता है जो रिपीटेडली काम करता है, और उसका जो जो कंसिडरेशन है वो सारा डिफरेंट है। और प्रोजेक्ट है कि जो भी न्यू कमीशनिंग हो रही है, कुछ न्यू इंस्टॉलेशन हो रहा है या फिर एक्सपेंशन वर्क है, तो उसमें जो बंदा इन्वॉल्व होगा वो प्रोजेक्ट रिलेटेड बंदा होगा, बाकी जो हो गया वो ऑपरेशन होगा। हाँ ये हाँ, जैसे डेफिनेशन कि एकदम सही है, लेकिन हार्वर्ड वाले बोल रहे हैं कि भाई जितना भी टीम वर्क है जो एक सर्टेन गोल की तरफ काम कर रहा है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, वो सारी एक्टिविटीज एक प्रोजेक्ट ही है। अब मान लो कि जो अभी आप बोल रहे हो ऑपरेशनल है, रिपीटेड है, लेकिन क्या वो लाइफ लॉन्ग रिपीटेड है? उसकी कुछ ड्यूरेशन है 20 ईयर्स, 30 ईयर्स। तो अगर मैं एक स्पेसिफाइड टर्म्स में बात करूं कि 30 साल के लिए मेरे को कंटिन्यूअसली ये प्रोडक्ट निकालना है इस रिफाइनरी से, तो ये एक प्रोजेक्ट बना कि नहीं बना? नहीं, बट इतना मतलब एक लिमिट होगा ना, मतलब बात वो है, ठीक है, मतलब एक सब कैटेगरी हम कह सकते हैं, बट जो बेसिक अगर मेरे से कोई पूछता है कि बताओ जो जैसे बॉटलिंग मान लो प्लांट कि है वो इसरो कितने है, हैं। अगर तो इसरो का जो ऑपरेशन है, उसको तुम क्या बोलोगे? वहां इसरो पे तो वो, देखो डिफरेंट इसरो का, यूनिक प्रोजेक्ट पे हर बार हाँ, काम करता है, तो उसका तो करता प्रोजेक्ट है, है। लेकिन अगर मान लो प्रोजेक्ट एलपीजी है, बॉटलिंग प्लांट है, वहां पे तो एक ऑपरेशन हो रहा है, प्रोजेक्ट सेम है। सेट ऑफ ऑपरेशन बार बार प्रोसीड हो रहे हैं, तो उसमें हम प्रोजेक्ट कैसे कह सकते हैं उसको? मेरा यार ये देखो डाउट है। मैंने जो डेफिनेशन पढ़ी थी ना, इससे पहले भी एक और कोर्स हुआ था मेरा, उसमें तो यही बताया था कि जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के ना, वो भी एक तरह के प्रोजेक्ट्स ही हैं। वो पोर्टफोलियो में जब आप उसको, अभी हमने पोर्टफोलियो नहीं पढ़ा है, तो बिजनेस पोर्टफोलियोज में प्रोजेक्ट पोर्टफोलियोज होते हैं, ऑपरेशनल पोर्टफोलियोज होते हैं, और इनोवेशन पोर्टफोलियोज होते हैं जो R&D वगैरह जिसमें आती है। तो अगर अपन मतलब स्पेसिफिकली जाएं, रोमन लैंग्वेज में जाएं, तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, मतलब मैं भी वो करूंगा कि ऑपरेशन अलग होगा और प्रोजेक्ट अलग होगा, उसको कंबाइन नहीं करेंगे अपन, क्योंकि जरूरी नहीं सबने इस तरह की चीजें पढ़ी हो। जैसे स्टेक होल्डर में भी मैंने तुम्हें बताया, लोग कंफ्यूज आ जाते हैं, तो आप उसमें डिफाइन करना कि भाई हर एक की अलग अलग स्टेक है कंपनी के अंदर। वैसे ही ऑपरेशनल इंजीनियर अलग होता है सर, मतलब ऑपरेशनल मैनेजर अलग होता यार है सर, और स्टेक होल्डर में भी मेरा ये डाउट था, जैसे तुमने कहा कि मैंने अगर किसी कंपनी में अपना शेयर खरीद रखा है, तो उसमें मैं स्टेक होल्डर नहीं हूँ।
बट नहीं, किसी मैंने नहीं तरीके बोला से ना ऐसा, शिव ने बोला था, तब मैंने बाद में बोला था कि अगर मैंने किसी किसी कंपनी में मैंने स्टैक खरीद रखे हैं मेरे, और मैं उसकी एक्टिविटीज से डायरेक्टली इफेक्टेड नहीं हूँ, बस मैं प्रॉफिट के अंदर जा रहा हूँ, तब मैं नहीं होऊंगा। लेकिन अगर एक्टिविटीज भी मेरे को इफेक्ट कर रही है, मेरा कोई बिजनेस है जो उस एक्टिविटी से चल रहा है या फिर इफेक्ट होने वाला है, तो मैं एक स्टेक होल्डर बन गया कंपनी के अंदर। अच्छा, मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, हाँ, मतलब एक क्वेश्चन की तरह कि तुमने किया हुआ है तो बताओ तुम उस कंपनी के स्टेक होल्डर हो या नहीं हो, मैं तो फिर शेयर उसका होल्डर आंसर क्या हूँ। होगा? मैं शेयर होल्डर हूँ, स्टेक होल्डर नहीं हूँ सर। बट स्टेक ये होल्डर है ना कि मतलब जो तुम्हारे कंपनी का डिसीजन जो, या फिर डायरेक्टली अफेक्ट होगे कंपनी के आउटपुट से या कंपनी के डिसीजन से। हाँ तो नहीं, अगर मान लो कंपनी एक्टिविटीज। अच्छा कर रही है तो उसका हाँ, कुछ प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट तो मेरे शेयर में रिफ्लेक्ट होगा ना उस वैल्यू में। देखो शेयर होल्डर की लेकिन जो डिसीजन डेफिनेशन से है ना, तुम वो उसकी डेफिनेशन डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ इक्विटी कितनी है आप पे। अगर मान लो कि, क्योंकि अलग अलग शेयर्स डिसाइड होते हैं कंपनी में, कुछ होते हैं जिसमें आपको इनवाइट करेगी अपनी मीटिंग्स के अंदर। एक विष्णु डेफिनेशन ने कहाँ से लाया? फोटो भी भेजा है, पता नहीं है व्हाट्सएप पे। A stockholder is a person who is owner or holder of stock within the corporation. A stakeholder is a person who has interest भाई in समझा रहा हूँ, corporation. देखो देखो मैं समझा रहा हूँ समझ गया समझ गया समझ गया। कि भाई मेरे को कंपनी की कैपिटल रेस करनी थी, इसलिए मैंने शेयर्स निकाले। तो अभी जो भी खरीद रहे हैं ना, वो मेरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं कि मैं स्टील बना रहा हूँ कि मैं क्या बना रहा हूँ, उनको बस प्रॉफिट की टर्म्स में वो देखते हैं। लेकिन जो मेरे जनरल डे टू डे एप्लीकेशंस होंगे प्रोजेक्ट के अंदर, उससे कौन कौन इफेक्टेड है, कौन कौन जुड़ा हुआ है, वो सब स्टेक होल्डर्स के अंदर आएंगे। इसीलिए उन्होंने एक्टिविटीज लिखा है वहां पे, ठीक है, जो एक्टिविटीज समझ से गया। इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत माइन्यूट सी लाइन है इसमें, मेरे को भी काफी टाइम लगा था समझने में, लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग मेरी बन गई है। अभी शिव को शायद समझ नहीं आई पूरी बात। हाँ जी, हाँ। हाँ, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, लेकिन तुम जो मैंने बाद में बोला ना कि उसको बताना, एक्सप्लेन करना थोड़ा सा जाके कि भाई जो भी सीएमडी वगैरह है इसमें इनके स्टेक ज्यादा है, इसलिए जनरली हम इन्हीं को स्टेक होल्डर्स कंसिडर कर लेते हैं। लेकिन कोई गांव वाले की अगर जमीन है, कोई छोटा सा एनवायरमेंटलिस्ट है जो वहाँ पे एक्टिव है, जिसको प्रॉब्लम है, तो वो भी स्टेक होल्डर है, क्योंकि वो स्टेक पर है हमारे एक्टिविटीज से। ही इज एट द स्टेक ड्यू टू आवर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये था भाई, 2 मॉड्यूल थे, काफी बड़े मॉड्यूल है अब इसके बाद में जो भी है, क्योंकि ये तो बेसिक आउटलाइंस चल रहे थे। तो एक तो ईवी का प्रेजेंटेशन देना है मेरे को आज रात को, तो आ जाना सब लोग, ईवी के बारे में अपन स्टडी कर लेंगे पूरा। उसके अलावा और कोई क्वेश्चन बनना पॉसिबल नहीं है उसमें। मैंने एक चीज अभी तक स्टडी नहीं की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं वो कर लूंगा मैं, अभी टाइम मिलेगा तो। उसके अलावा बाकी सब रेडी है। तो प्रियांशु था, मैं था, और भूपेंद्र का BS6 और BS4 वाला बच्चा है, और अनिल था बायोफ्यूल्स के लिए। तो इनमें से जो जो रेडी होगा आज दे देगा प्रेजेंटेशन। उसके बाद में फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आपकी इच्छा होगी तो आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो आगे आज वाले के वैसे भी छोटे मॉड्यूल है ना, हाँ, आगे वाले मॉड्यूल्स वैसे भी छोटे ही है ना, मतलब छोटे नहीं है, बड़े हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। उसमें जो टाइम लिखा है ना उसको मत देखो आप, 15 मिनट 16 मिनट, वो उनके लिए है जो मतलब जिनको सब आता है। जो जीरो से स्टार्ट कर रहा है ना उसको बहुत टाइम लगेगा। यार डेफिनेशन में ही आधा घंटा लग जाएगा। हाँ भाई, मेरे को नहीं फिर भी मेजर टर्म्स। मैं चौथी बार पढ़ रहा हूँ उस कोर्स को, तब जाके मेरे को अब इतना अंडरस्टैंडिंग बनाएगी, मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। नहीं तो मेरे को भी बस फील मिलता था कि हाँ ये सब हो रहा है। अब याद भी हो रही है चीजें कि ये स्टेप्स होते हैं, क्वेश्चन याद होने लगे। तो इंटरव्यू में अगर मैं बोलूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स किया है, तो मैंने कहा भाई डिलीवर भी कर। एक्चुअली क्या है ना ये कि तो ये तुम्हारा कोर्स कोर्स था रिलेटेड है बेसिक ना, तो का, थोड़ा बीटेक का। हाई लेवल का है। मतलब जो एक कोर्स बनाता है ना प्रिस्क्राइब कि हाँ ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्स जो बंदा कर रहा है ऑब्वियसली पहले से काम, तो उसको थोड़ा डीप में पढ़ाया जाता है कि हाँ भाई तुम, लेकिन हम लोग क्या, हम लोग को उतना आइडिया नहीं है, तो हम लोग के लिए जो बेसिक वही होगा ना वो लिंक भी नहीं इनफ कर होगा। पाते ना, तब बेसिक ये अपने हाँ इंडस्ट्रियल इमेजिनेशन नहीं इंजीनियरिंग बनती वालों को, है। या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो करते हैं, या फिर पीजीडी वो जो होते अरे हैं ना, तुम जो इतना नीचे वरी मत मुंबई में करो होते हैं भाई, प्रोडक्ट देखो का। तुम किसी भी कंपनी में जाओगे ना, किसी ने नहीं पढ़ रखा है, किसी ने भी नहीं पढ़। मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर था, उसने भी नहीं पढ़ रखा है, उसके पास भी नहीं है ऐसा कुछ। उसने भी जहाँ पे कंपनी में गया वहां पे जो होता है ना यूजुअली वो सीखा, वही कर रहा है।
ठीक है, तो ये इस एक्सपीरियंस तरह का सर्टिफिकेट तुम्हें फॉरेन कंट्रीज में बहुत देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे लोग डिग्री विग्री के पीछे नहीं भागते, वहाँ पे सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज के पीछे भागते हैं। कोई स्पेसिफिक स्किल लेते हैं और फिर वर्क कर करके स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। यहाँ पे अपन क्या डिग्री लेते हैं, सर्टिफिकेशन एंड अदर कोर्सेज गए बाहर में, ठीक है। तो इतना वरी मत करो, लेकिन ये बेसिक है जो एक मतलब अभी देखना इसमें लीडरशिप क्वालिटीज आएंगी जो अपन बार बार बोलते रहते हैं ना, मैं तुमको इंटरव्यू में भी पूछता हूँ, वो हाँ, मैं कल जब पढ़ा तुम हूँ। देखोगे ना तब तुम्हें मजा आएगा कि हाँ यार ये अपन लिखेंगे इंटरव्यू उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में, तो मजा आएगा, है ना। तो चलो आज कितने बजे खाना है? 7:30 बजे करते हैं शुभम, काम वाला। हाँ विष्णु। शुभम, हाँ अरे यार एक सेशन उसका भी लेना था, वो जितने भी मतलब जो भरने हैं ना, एक बार 1 by 1, क्योंकि अगर किसी का भी थोड़ी सी भी गलती हुई ना अभी थोड़ा सा वो एक्सटेंड गड़बड़ कर हो लेते हैं, एक्चुअली मेरी क्लास भी 4:30 हो गई है, तो अभी हाफ एन आवर है, तो वो डिस्कस करके खत्म ही कर लेते हैं। हाँ कर लो, लेकिन बाकी लोग आए नहीं है तो Questions? उनका छूट जाएगा। तो ये रिकॉर्ड कर लेंगे ना, जिसको डाउट होगा मतलब वो देख लेगा अगर कुछ लगेगा तो। अरे रिकॉर्ड तो